लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करें सेशन। चलिए, मॉक टेस्ट है ये और 30 नए क्वेश्चंस आपके सामने होंगे जो आपको सीडीपी के लगाने हैं और ध्यान से पढ़ने हैं क्वेश्चंस। थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस भी होंगे तो हेल्पफुल होंगे ऑफकोर्स एग्जाम में, और आपको जांचने को भी मिलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है और अभी आप कितने पानी में हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं कहानी। बहुत बढ़िया। इससे पहले 2 सेशंस हो चुके हैं और भी कुछ प्रैक्टिस सेशंस हुए थे, तो वो सब आप चेक कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक स्पेशल सेशन जो है आपके सामने होपफुली मंडे या हो सकता है कल आएगा, जिसमें हम कुछ 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी के। क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत रिपीट होता है, 70-80% जो है वही रिपीट होता है, या मैं कहूँ ऑलमोस्ट सारे ही, थोड़ी बहुत लैंग्वेज परिवर्तन के साथ। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रीवियस ईयर को अच्छे से करें। चुनिंदा बिल्कुल खुद से मैं सेलेक्ट करके बैठ के और आपके सामने 100 क्वेश्चन सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप वो 100 क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर लेंगे तो पेपर में दिक्कत आपको नहीं होगी। तो या तो मंडे करेंगे या तो कल करेंगे। कल की संभावना कल है बट कम है, बट मंडे करेंगे, तो आप बिल्कुल उसको तसल्ली से समझिएगा। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं। मंडे शाम को 9 बजे आप बिल्कुल टाइमर लगा के बैठिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जो आंसर्स के साथ पीडीएफ्स हैं वो शेयर कर दी हैं, जो शॉर्ट नोट्स हैं आपके अपडेटेड वो मंडे को शेयर कर दिए जाएंगे। तो आप इतने वहाँ कनेक्ट कर लीजिए वहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और समझिएगा या जवाब दीजिएगा पोल में। ठीक, 31 क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा में है। आप बिल्कुल इसको ऐसे मान सकते हैं जैसे एग्जाम में आपका जो पैटर्न रहता है, 30 क्वेश्चन आते हैं। असर्शन यानी कथन, सीसीई रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑफ एनुअल एग्जाम्स बाय रिप्लेसिंग देम विद रेगुलर एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यानी जो सीसीई है, जिसको हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं, वार्षिक परीक्षाओं के तनाव को नियमित मूल्यांकन के माध्यम से कम करता है। यानी सीसीई जो कि एक इवैल्यूएशन का सिस्टम है, सीबीएसई के द्वारा लाया गया 2009 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो और इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं सीबीएसई वाले, या सीसीई किस लिए लाया गया कि जो साल में एक बार अंत में एग्जाम हो रहे थे, कि बोर्ड होते हैं तो एक ही बार हो रहे हैं, ना कोई ग्रेड्स है ना कुछ है, या फिर बोर्ड्स तो अभी भी एक ही बार होते हैं, बट उसको भी मल्टीपल करने की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर रही है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज की, कि साल के अंत में ही एक बार पेपर होंगे, ये नहीं होना चाहिए। बोर्ड के अलावा भी नॉर्मल क्लासेस में भी यही होता था ना, साल के अंत में पेपर होंगे, वो नहीं होना चाहिए। उससे डर बैठता है बच्चे के अंदर। समय समय पे आप बच्चे का मूल्यांकन करते रहिए। कभी एफए फॉर्मेटिव टेस्ट लीजिए, कभी उसका असाइनमेंट का काम कराइए, उसमें जांचिए, है ना। नॉर्मल, सतत और व्यापक मूल्यांकन, और सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट मत लीजिए। वो अनुशासन में कैसा है, यानी डिसिप्लिन में कैसा है, व्यवहार में कैसा है ना, स्पोर्ट्स में कैसा है, तो उन सब चीजों पे भी ग्रेड्स दीजिए बच्चे को। ठीक, तो हर एक पक्ष में जांचना, ऊपर से सतत, कॉन्टिन्यूअस, रेगुलर बेसिस पे आप असेस कर रहे हैं बच्चे को। जब वो क्लासरूम में कैसे व्यवहार करता है, बाकियों के साथ कोऑपरेशन में कैसा है, हर एक क्राइटेरिया को आप देख रहे हैं। यानी होलिस्टिक असेसमेंट हो रहा है। और साथ साथ क्या है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी पूरे साल, ड्यूरिंग द एनुअल ईयर, ड्यूरिंग द होल ईयर, अगर हम कहें, सिर्फ एनुअल एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, साल भर में कई बार बच्चे को जांचा जा रहा है समय समय पे। तो इससे क्या होगा, लास्ट में, अंत में जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उनका डर कम होगा। ये बात सही है, ये बात सही है एकदम। ये हुआ है सीसीई से। रीजन क्या है इसका, सीसीई फोकसेस ओनली ऑन को-स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज नेग्लेक्टिंग एकेडमिक अचीवमेंट्स। यानी जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वह सह शैक्षिक रणनीति या गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है, शैक्षिक उपलब्धियों की उपेक्षा करता है। यानी को-स्कोलेस्टिक 2 पक्ष होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का जो मतलब है यहाँ पे, सीसीई का मतलब अभी हम समझेंगे। उसमें को-स्कोलेस्टिक का मतलब, को-स्कोलेस्टिक यानी स्पोर्ट्स में या बाकी चीजों में, म्यूजिक में, इन सब में कितना अच्छा है बच्चा, को करिकुलर एक्टिविटीज में, सह शैक्षिक पक्षों में, शिक्षा के अलावा जो पक्ष हैं उसमें, पेन पेपर के अलावा जो पक्ष हैं। और ये नेग्लेक्ट करता है एकेडमिक अचीवमेंट को। ऐसा नहीं है, स्कोलेस्टिक यानी शैक्षिक या एकेडमिक जिसको हम कह रहे हैं उसको भी इंक्लूड करता है, और को स्कोलेस्टिक को भी। तो ये कहना तो गलत हो गया। शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों को अपने अंदर समाहित करता है। ऐसा नहीं है कि शैक्षणिक उपलब्धियों की अवहेलना होगी या उपेक्षा होगी। तो ए तो सही है बट आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऐसा कहना गलत होगा कि सिर्फ फोकस करता है को स्कोलेस्टिक पे। देखिए सीसीई को एक बार हम समझ लेंगे थोड़ा सा। अगर इसकी फुल फॉर्म की भी हम बात करें, सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हम इसको कहते हैं। सीबीएसई के द्वारा मूल्यांकन का एक सिस्टम है, कैसे आप बच्चे को जांचेंगे उसका एक सिस्टम है। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहां व्यापक होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब यहां सतत होता है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आकलन साल में एक बार मत करिए,
तो जब साल में एक बार ना हो करके समय समय पे आकलन होता रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस बन जाएगी। कभी एफए हो रहे हैं, कभी प्री मिड टर्म हो रहे हैं, कभी मिड टर्म हो रहे हैं, फिर टर्म एंड यानी एनुअल हो रहा है, हाफ ईयरली, ये सब अलग अलग समय पे अलग अलग एग्जाम्स हैं, कभी प्रैक्टिकल हैं। तो ऑनगोइंग प्रोसेस बन गई तो डर खत्म हो जाएगा बच्चे में कि साल के अंत में पेपर आ रहे हैं और या तो पास या तो फेल, साल में कई बार पेपर हो रहे हैं तो डर चला गया। ठीक है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहां पे क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है हर एक पक्ष में, यानी होलिस्टिक, सर्वांगीण रूप से आप बच्चे के दिमाग को भी और बाकी पहलुओं को भी, वो इमोशनली कैसा है, लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, मॉनिटर बना रहे हैं तो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो स्कॉलास्टिक यानी शैक्षिक, एकेडमिक पक्ष, पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें तो वो हो गया शैक्षिक पक्ष या एकेडमिक्स या स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट। दूसरा, ये अपने अंदर समाहित करता है को स्कॉलास्टिक को भी, जिसको हम सह शैक्षिक कहते हैं, यानी शिक्षा के साथ साथ होने वाले जो भी पक्ष हैं आपके, यानी सिर्फ कॉग्निटिव दिमाग का ही नहीं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इन सभी पहलुओं को शामिल करके रखा है, तो सह शैक्षिक कहलाएगा, सह शैक्षिक। और इन दोनों को मिलाकर के हम होलिस्टिक असेसमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हम बच्चे को होलिस्टिकली क्या कर रहे हैं, जांच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? होलिस्टिकली जांच रहे हैं, यानी सर्वांगीण रूप से, होलिस्टिक। बात सही है नहीं है? होलिस्टिक। ठीक, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ जो है इसको एकेडमिक्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ को स्कॉलास्टिक को करिकुलर एक्टिविटीज, नहीं भाई, दोनों को करते हैं। ध्यान जो है सीसीई में दोनों पे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और बताइएगा कि ये क्या पूछ रहा है और आपको सही उत्तर कैसे ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेवलपमेंट रेफर्स टू दी प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम इन इंडिविजुअल्स, यानी विकास वो प्रक्रिया है, वो प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसमें बेहतरी के लिए परिवर्तन होते हैं इंसान में समय के साथ। ठीक है, शेपिंग देयर फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी बच्चे के संज्ञान, शरीर और संवेग, इमोशंस, इन सब को शेप करता है विकास। ये सब डेवलप होता है, विकसित होता है समय के साथ विकास की प्रक्रिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास किसे कहेंगे? अभी तो बात की थी जिसमें विकास के सभी पहलुओं को साथ में जोड़ करके विकसित किया जा सके, वो सर्वांगीण है, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी विकास के सभी पहलुओं को जांचा जा सके, वो सर्वांगीण विकास कहलाएगा। ठीक, तो अगर हम देखें तो होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकसेस ओनली ऑन दी एकेडमिक ग्रोथ, ये तो सिर्फ कॉग्निटिव पक्ष को ही ध्यान में रख रहे हैं, सिर्फ एकेडमिक क्यों, है ना, सिर्फ एकेडमिक क्यों? ठीक, तो इग्नोर कर देगा सोशल, इमोशनल, नहीं भाई, विकास के जो ये 4 मुख्य प्रकार हैं, 3 ही कहेंगे, पीसीएस और ई साथ में आ जाएगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो सिर्फ फिजिकल पे या सिर्फ कॉग्निटिव पे नहीं, सभी विकास के पहलुओं पे या विकास के प्रकार पे। होलिस्टिक डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, एंश्योरिंग वेल राउंड डेवलपमेंट या ऑल राउंड डेवलपमेंट। संपूर्ण विकास से तात्पर्य है शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं का विकास, जो संपूर्ण विकास सुनिश्चित करता है। थर्ड है, होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकसेस ऑन एकेडमिक लर्निंग बट गिव्स प्रायोरिटी टू सोशल स्किल्स एंड फिजिकल हेल्थ ओनली। ऐसा नहीं है कि ये एकेडमिक लर्निंग पे फोकस करता है और प्रायोरिटी देता है सामाजिक और शारीरिक कौशलों को, सभी कुछ प्रायोरिटी है इसमें। होलिस्टिक डेवलपमेंट एम्फसाइजेस फिजिकल डेवलपमेंट वाइल इग्नोरिंग द इमोशनल, ऐसा नहीं है कि एक पे ध्यान देने के लिए दूसरे को इग्नोर करने की जरूरत है ना। तो अगर हम देखें, संपूर्ण विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं का विकास शामिल है, यानी विकास के सभी पहलू, जो विकास के 4 मुख्य प्रकार हैं, और उन 4 में भी 3 ही मानिए आप, जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है, पीसीएसई, फिजिकल, सोशल, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। सोशियो इमोशनल एक साथ लिखा जाता है एनसीईआरटी में, इसलिए 3 प्रकार भी मान सकते हो। इस फिजिकल को बायोलॉजिकल कह देते हैं कि शरीर का विकास, कॉग्निटिव यानी संज्ञान, आपके दिमाग का विकास, मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मानसिक या बौद्धिक विकास भी कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। फिर है सोशल, यानी समाज में कैसे रहना है, और सोशल से ही रिलेटेड है सोशियो इमोशनल बोलते हैं, सामाजिक, सामवेगिक, आपके इमोशंस और समाज में रहने के तौर तरीके आप सीख रहे हैं। तो ये 3 मुख्य प्रकार हैं, इन तीनों में ही सारी दुनिया समाहित है विकास की, यानी सभी प्रकार का विकास। अगर इन तीनों विकास का ध्यान रखा जा रहा है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिसमें हम सिर्फ बच्चे का दिमाग या पेन पेपर टेस्ट लेकर के नहीं जांच रहे हैं उसको कि सिर्फ कॉग्निशन पे ध्यान हो, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, हर चीज का। जब आप ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हैं तो सोशल इमोशनल भी बेहतर हो रहा है, जब आप लिख के या कोई चीज पढ़ा रहे हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट पे बात हो रही है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, और शारीरिक अगर आप फिजिकल कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, स्पोर्ट्स में या किसी चीज में इन्वॉल्व करा रहे हैं बच्चे को, तो हम कहेंगे कि शारीरिक विकास भी बच्चे का हो रहा है। बात सही है नहीं है? बिल्कुल बन सकते हो नूर, क्या दिक्कत है उसमें? बस ये देख लेना कि आपने डोमिसाइल है या वहां से किए, कहां से किए, देखना एक बार। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकेंड ऑप्शन यहां पे सही था। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा,
ये क्या कहता है, फटाक से समझेंगे। अगर हम देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस थियोरीज, यानी विकास का जो संप्रत्यय है वो कई थियोरीज से, कई सिद्धांतों पर आधारित है या प्रभावित होता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन डिस्टिंक्ट स्टेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पियाजेस थियोरी ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की अवधारणा विभिन्न सिद्धांतों से प्रभावित होती है, जैसे पियाजे का सिद्धांत, वाइगॉस्की का सिद्धांत। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अलग अलग चरणों में होता है। पियाजे के विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी विकास डिसकॉन्टिन्यूअस है, अगर हम पियाजे की माने असतत है, अलग अलग स्टेजेस में टूट करके चलता है, और वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग सतत यानी कॉन्टिन्यूअस है। ये बातें ध्यान रखने की हैं, जो भी स्टेज में टूट करके या स्टेज वाइज डेवलपमेंट को बांटेगा, यानी वो विकास को डिसकॉन्टिन्यूअस मानता है। बात सही है नहीं है? चलिए देखते हैं। तो पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन आर पैसिव रेसिपिएंट्स। पियाजे रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बच्चे को कभी भी पैसिव नहीं रखेंगे, निष्क्रिय नहीं रखेंगे। बच्चा बैठा हुआ है बस एक बुत की तरह, और वो एक्टिव नहीं है मेंटली, फिजिकली, या किसी भी तरह से एक्टिव है ही नहीं, तो ये तो हम नहीं कहेंगे। फिर आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉलोज अ लीनियर प्रोग्रेशन एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी लीनियर है, यानी सेम गति से चलता रहेगा। नहीं भाई, स्पाइरल होता है, कोई भी प्रक्रिया लीनियर नहीं होती कि सेम गति से आज जितना सीखा है दो, कल भी दो, फिर परसों भी दो, नहीं, आगे पीछे स्पाइरल होती है। कोई भी प्रोसेस जटिल होती है, या मैं कहूं उसको वर्तुलाकार होती है, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ हो जाती है। जैसे डेवलपमेंट की प्रक्रिया भी क्या है, स्पाइरल है। तो आगे पीछे लीनियर क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती कि जितना आज सीखा बच्चे ने कल भी उतना ही सीखेगा, फिर परसों भी उतना ही सीखेगा, नहीं हो सकता है आज 3 सीखा हो, कल 2 सीखे, परसों 1 ही मुश्किल हो पाए। ठीक, तो ये स्पाइरल है, लीनियर नहीं, वर्तुलाकार है। तो पैसिव नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा। पियाजेस थियरी एम्फसाइजेस दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट, हाँ, बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। पियाजेस थियरी एम्फसाइजेस दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद देयर एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंसेस मूविंग थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। 4 विकास के चरणों में जो विकास की प्रक्रिया से गुजरते हुए पर्यावरण और अनुभवों के साथ अन्योन्य क्रिया बातचीत के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं बच्चे। ये बात एकदम सही लग रही है हमें। फिर देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, पियाजे बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ओनली अकर्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड डज नॉट इन्वॉल्व अर्लियर चाइल्डहुड स्टेजेस। यानी पियाजे कह रहे हैं कि सिर्फ 12 से 18 के बीच में जो एडोलेसेंस है, जिसको हम किशोरावस्था कह रहे हैं, टीनेज कह रहे हैं, उसी में विकास होगा। बाकी उससे पहले जो चरण है, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 7 से 11, इन सब में नहीं होगा, जो कि बात गलत है, क्योंकि 4 स्टेजेस दी हैं उन्होंने, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सिंपल शॉर्ट फॉर्म आपको बताई ही हुई है, ये 4 स्टेजेस हैं पियाजे की। तो ये क्या कह रहे हैं कि 11+ ईयर्स वाली में ही होगा सिर्फ? नहीं भाई, सब में होगा विकास। जन्म से 2 में भी होगा, 2 से 7 में भी होगा, 7 से 11 में भी होगा। ठीक, इन चारों चरणों में विकास की प्रक्रिया होगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? स्टेटमेंट या असर्शन या अभिकथन है, कोलैबोरेटिव लर्निंग एनहेंसेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। यानी जो सहयोगात्मक अधिगम है वो छात्रों में समालोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करता है। कोलैबोरेटिव मतलब जब बच्चे ग्रुप में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो ग्रुप में सीख रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कि मान लीजिए मैंने कुछ कहा, सामने वाले व्यक्ति को लगा नहीं यार ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। जब हम चर्चा कर रहे हैं, दिमाग पे जहां जोर डलेगा वहां क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होगी। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हर एक पहलू से किसी चीज को देख पाना, सिर्फ मान ना लेना, है ना, कि फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर देखेंगे, किसी चीज को समझेंगे, तब जाकर के किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ठीक, तो कोलैबोरेटिव जब लर्निंग हो रही है, यानी 4 लोग ग्रुप में, सब अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, और जो बात सत्य होगी वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। ठीक, तो ये बात तो ट्रू है भाई, जब बच्चे ग्रुप में सीखेंगे, डिस्कशन, डिबेट, चर्चा परिचर्चा करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग उनमें विकसित होगी। ये बात सही है। रीजन क्या है? क्योंकि सब अपना अपना लॉजिक देंगे, ऐसा नहीं है कि आपके मन की बात को मान लिया जाएगा। रीजन क्या है? कोलैबोरेटिव लर्निंग एनकरेजेस पीयर इंटरेक्शन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडिंग टू डीपर अंडरस्टैंडिंग। ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, सहयोगात्मक अधिगम है, जब यहाँ 4 बच्चे एक साथ सीख रहे हैं, पीयर इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है पीयर्स की, यानी साथी समूह की, आपके सेम एज के लोगों की, आपके क्लासमेट्स की। ठीक, एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें, मान लीजिए डिबेट हो रही है, डिबेट समझते हैं, बहस नॉर्मल भाषा में कहते हैं हम। अब डिबेट में 4 बच्चों का ग्रुप है जो किसी चीज के प्रो है कि भाई टेक्नोलॉजी से फायदा है हमें। एक ग्रुप है जो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाओ, इससे ये फायदा है। दूसरा ग्रुप है जो कहता है नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के खिलाफ हैं हम। अब ये 4 लोग, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक व्यक्ति एक पॉइंट देगा, दूसरा व्यक्ति दूसरा पॉइंट देगा जो इसके पक्ष में होगा, 4 लोग ग्रुप में हैं।
ठीक, एक दूसरे के साथ हैं। ऐसे ही ऑपोजिट ग्रुप में भी ये चीज होगी। तो क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने पे विचार होगा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, डीपर अंडरस्टैंडिंग है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि आपको किसी पक्ष में जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति बोलेगा, क्योंकि साथ में सब एक काम कर रहे हैं तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें डिवाइडेड होगी। लीडिंग टू डीपर अंडरस्टैंडिंग, यानी गहन समझ, बेहतर समझ होगी, क्योंकि सब मिलकर के किसी एक लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। बात ये भी सही है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ग्रुप में जब सीख रहे हैं एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपकी 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, 21वीं शताब्दी के कौशल की बात करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसमें साफ साफ कहा गया है कि जितना हो सके क्रिटिकल थिंकिंग पे बच्चे की ध्यान दो, रट्टे नहीं लगवाने हैं, उसके दिमाग को विकसित करने की बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है। द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट शेप्स अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर्स द एपिजेनेटिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच के संबंध को अक्सर एक जटिल अंतःक्रिया के रूप में देखा जाता है जो एक बच्चे के विकास को आकार देती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के एपिजेनेटिक दृष्टिकोण को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अगर हम बात करें यहां पे एपिजेनेटिक व्यू क्या है, इसको समझना आवश्यक है। उस हिसाब से फिर आप क्या देंगे, जवाब देंगे, है ना। एपिजेनेटिक व्यू क्या है विकास का, वो आपको देखना होगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। एपिजेनेटिक व्यू, वैसे अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ रहे हैं तो इसको बिना पता किए भी आप यहां पे आंसर तक पहुंच सकते हैं, कोशिश कीजिए। देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी आनुवांशिकता और वातावरण के बीच में जो रिश्ता है, इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन। ये क्या है, एक जटिल अन्योन्य क्रिया है, अंतः क्रिया है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों महत्वपूर्ण है विकास की प्रक्रिया में। किसी क्षेत्र में एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, किसी में हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक, यानी दोनों के महत्व को माना जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द एपिजेनेटिक व्यू। अभी एपिजेनेटिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट को कौन सा एक ऑप्शन है जो सही से बताता है। हेरिडिटी एक्सक्लूसिवली, पहली बात तो यही एपिजेनेटिक व्यू हो गया, है ना, जो ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। हेरिडिटी एक्सक्लूसिवली डिटरमाइंस अ चाइल्ड्स बिहेवियर एंड द एनवायरमेंट ओनली हैज अ मिनिमल इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो ये तो हेरिडेटरी व्यू हो गया कि हम सिर्फ जेनेटिक्स को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, हेरिडिटी का ज्यादा रोल हो गया, एनवायरमेंट का नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हेरिडिटी जो है वो व्यवहार को एक बच्चे के फाइनल कर देगी, इन्फ्लुएंस होगा मिनिमल, ऐसा नहीं है। व्यवहार में इवन एनवायरमेंट का काफी अच्छा खासा रोल है। आंखें लिखा होता तो हम एक बार को मान भी लेते कि आंखों का रंग जो है हेरिडिटी तय कर देगी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन ओवरराइड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस ऑल्टरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइंग जेनेटिक कोड। यानी जो पर्यावरणीय कारक हैं वो आनुवांशिक पूर्वाग्रह को ये पूर्वाग्रह लिखना यहां गलत है, हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ है ये वाली। पर्यावरणीय कारक आनुवांशिक जो भी लेख हैं या आनुवांशिकता है जो आपकी पहले से आपको हेरिडेटरी गुण जो मिले हैं निर्धारित को अधिलेखित कर सकते हैं। अंतर्निहित आनुवांशिक कोड को बदले बिना आनुवांशिक लक्षणों की अभिव्यक्ति को बदल सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं पहले। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट फंक्शन इंडिपेंडेंटली विद हेरिडिटी डिटरमाइनिंग फिजिकल ट्रेट्स एंड एनवायरमेंट शेपिंग पर्सनैलिटी ओनली। ऐसा नहीं भाई एनवायरमेंट जो है सिर्फ पर्सनैलिटी को ही शेप कर रहा है, और पर्सनैलिटी तो कौन सी पर्सनैलिटी ये भी हमें नहीं पता यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ क्या है, और हेरिडिटी जो है वो सिर्फ फिजिकल ट्रेट्स को ही कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस को भी हेरिडिटी काफी हद तक तय करती है, तो ये कहना भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर दी सोल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट विद हेरिडिटी प्लेइंग नो सिग्निफिकेंट रोल। यानी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो सोल डिटर्मिनेंट्स हैं, वही एकमात्र मुख्य कारक हैं आपके बच्चे के डेवलपमेंट का। हेरिडिटी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, ये कहना एकदम खराब होगा। हेरिडिटी आपके टेम्परामेंट, आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर, आपकी इंटेलिजेंस के यानी IQ वगैरह इन सबको तय करता है, आपकी आंखों का रंग, ये सब तय होता है हेरिडिटी से। तो हेरिडिटी का अच्छा खासा रोल है, ये नहीं कह सकते कि सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। इवन हेरिडिटी कुछ केसेस में तो ये कहा ही जाता है कि ब्लूप्रिंट देती है, और इवन एपिजेनेटिक व्यू भी ऐसा ही मानता है कि हेरिडिटी आपकी रॉ मटेरियल देती है, बेसलाइन देती है, आपको एक ब्लूप्रिंट दे देगी कि उसके ऊपर फिर एनवायरमेंट तय करेगा कि ये जो ब्लूप्रिंट मिला है इससे आपका पोटेंशियल बाहर निकलेगा या नहीं, लिमिट सेट कर देती है अगर मैं कहूं तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन ओवरराइड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस ऑल्टरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइन जेनेटिक कोड। देखिए यहां पे एक ही बात है जो इसके साथ जाती है। एपिजेनेटिक व्यू जो है वो डायनेमिक मानता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट के रोल को,
कि जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है उसमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जो रोल है वो डायनेमिक है। किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, किसी में एनवायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पे जो कहा जा रहा है, बाकी ऑप्शंस इन दोनों को साथ लेकर के चल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ इसी ऑप्शन में कहीं ना कहीं एक संभावना है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन ओवरराइड जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस ऑल्टरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स। यानी जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो सामाजिक वातावरणिक कारक हैं, कई बार वो आपके जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन को क्या करते हैं, ऑल्टरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो जिसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, यानी एनवायरमेंट में कैसे निकल के आएगा कोई ट्रेट, उसको चेंज कर सकते हैं बिना जेनेटिक कोड को बदले, यानी बिना डीएनए वगैरह में कोई चेंज लाए, बिना जेनेटिक कोड में, बिना हेरिडिटी तो क्योंकि फिक्स होती है, डायनेमिक तो होती नहीं, तो बिना उसमें परिवर्तन लाए उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, इसको बदल देंगे। यानी हो सकता है आपको संभावना हो कोई बीमारी होने की, जेनेटिक्स से आपको मिली हो कि ये ट्रेट आपके अंदर है, ये जेनेटिक कोडिंग में है, ये होने की संभावना है, डायबिटीज हो सकता है, कुछ और हो सकता है ना। और अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में हैं जहां आप शुरू से ही, जीवन के शुरुआत से ही ध्यान रखते हैं अपना, है ना, और बहुत ही सोच समझ के खाते हैं, मेंटल हेल्थ का अपनी ध्यान रखते हैं, डिप्रेशन में भी जैसे 40% रोल होता है जेनेटिक्स का, है ना, इसके अराउंड ही। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं एनवायरमेंट में, बशर्ते आपको जेनेटिक कोड से वो चीज मिली है, लेकिन आप ध्यान रख रहे हैं, तो क्या होगा, वो ऑल्टरेशन जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मतलब वो बाहर निकल के नहीं आएगी। हो सकता है आपको वो बीमारी हो ही ना, या फिर उस सीवियरिटी से ना हो, या फिर बहुत एज में बाद में जाकर के हो, जो जनरली हो सकता है आपसे पिछली जनरेशंस में बहुत जल्दी ही निकल करके बाहर आ गई हो। बात सही है नहीं है? तो यहां पे यही बात है, एपिजेनेटिक व्यू यही कहता है कि कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है ओवरराइड कर देते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को, जो पहले से जीन्स में तय है, और बिना डीएनए में परिवर्तन लाए वो एक्सप्रेस कैसे होगा एनवायरमेंट में, वो चीज निकल के आएगी या नहीं आएगी, वो आप अगर एनवायरमेंट सही आपको मिल रहा है, न्यूट्रिशन अगर सही मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है आपको वो चीज की दिक्कत हो ही। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैराथन को लेके जितने भी लोग पूछ रहे हैं, मैं आज या कल, आज तो नहीं, कल आपको अपडेट कर दूंगी। अभी मैंने 5 तारीख से सोचा था, बट अभी उस पर थोड़ा सा डाउट चल रहा है कुछ कारणों की वजह से। मतलब मैराथन तो होना है इस बार, सीडीपी तो पक्का होगा। हिंदी इंग्लिश की भी मेरी कोशिश पूरी है कि मैं लूं मैराथन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हो नहीं पाई थी, मई में मेरी तबीयत खराब थी, तो जुलाई सीटेट वाले के लिए हो नहीं पाई थी, और मैं साल में एक बार ही लेती हूँ जनरली मैराथन, ये पिछले 2-3 सालों में यही हो रहा है। देखते हैं एक बार असर्शन क्या, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम्स फोकस ऑन द रोल ऑफ द टीचर एज दी सोल प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज। तो इस बार जनवरी में तो ली ही थी, वो देख के भी आप लोगों को काफी मदद मिल रही है। रचनावादी कक्षाएं ज्ञान के एकमात्र प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका पर ध्यान करती हैं। ठीक है कि ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी क्लासरूम, जहां टीचर फैसिलिटेटर है, फोकस ऑन द रोल ऑफ द टीचर एज द सोल प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज, एकमात्र करता धरता है, ज्ञान का निर्माता है, टीचर ही है सब कुछ, ये गलत है। क्योंकि रचनावाद में टीचर फैसिलिटेटर है, सुविधा दाता है, माहौल प्रदान करता है, सब कुछ, ज्ञान को भरने वाला नहीं है टीचर। ठीक, फिर आता है रीजन इसका, कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज रेदर देन पैसिव रिसेप्शन। यानी रचनावाद निष्क्रिय ग्रहण के बजाय ज्ञान के निर्माण में शिक्षार्थियों की सक्रिय भूमिका को या भागीदारी पर जोर देता है। ये बात सही है कि बच्चे एक्टिव हैं, ऐसा नहीं सिर्फ टीचर ही दिमाग में भर रहा है ज्ञान को। तो यहां पे आर ही सही है, ए सही नहीं है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस हिसाब से अगर हम देखें, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये वही रचनावाद है जिससे प्याजे और वाइगॉत्स्की बिलोंग करते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है कवि, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। According to Vygotsky, the more knowledgeable other MKO is central to the process of learning. Which of the following scenarios best represents the concept of MKO? यानी वाइगॉत्स्की के अनुसार अधिक जानकार अन्य अधिगम की प्रक्रिया का केंद्र है, जो MKO जिसको हम कह रहे हैं, जो आपसे ज्यादा जानता हो उस विषय में, आपकी एज का भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य अधिक जानकार अन्य की अवधारणा को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है? यानी किस एक ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि मोर नॉलेजेबल अदर को दर्शाया गया है, या कैसे पहचानेंगे आप किस ऑप्शन में कौन मोर नॉलेजेबल अदर है? पहला ऑप्शन है, अ चाइल्ड सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम अलोन आफ्टर वॉचिंग अ ट्यूटोरियल। यानी एक ट्यूटोरियल देखने के बाद बच्चा एक कॉम्प्लेक्स मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो देखने के बाद कॉम्प्लेक्स मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, भाई हो भी सकता है ये भी। अ पीयर हेल्पिंग अनदर स्टूडेंट लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट इन साइंस बाय एक्सप्लेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग इट। एक सहकर्मी दूसरे छात्र को विज्ञान में एक नई अवधारणा को समझाकर और उसका प्रदर्शन करके अधिगम में मदद करता है। यानी जहां जरूरत है वो स्कैफोल्डिंग भी करके दिखा रहा है ना। एक बच्चा है जो दूसरे अपने साथी को मैथ्स में या जहां भी उसको डाउट है साइंस में हेल्प करता है, क्योंकि उसको वो चीज आती है, तो वो वहां मोर नॉलेजेबल अदर बन गया। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर जरूरी नहीं है टीचर ही होगा, कोई भी व्यक्ति जो आपको उस क्षेत्र में
आपसे ज्यादा जानता हो जिसमें आपको दिक्कत हो रही है। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, अ टीचर असेसिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विदाउट ऑफरिंग फीडबैक और असिस्टेंस। तो ये तो एकदम खराब बात हो जाएगी कि एक शिक्षक जो फीडबैक बिना दिए परफॉर्मेंस को असेस कर रहे थे, तो जांचने वाली बात होगी, हेल्प तो इसमें है ही नहीं। मेमोराइजिंग, मल्टीप्लिकेशन, याद करना, रट्टे लगाना तो कोई भी होता नहीं है एमकेओ का उदाहरण। तो आप पीयर हेल्पिंग अनदर स्टूडेंट लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट इन साइंस बाय एक्सप्लेनिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट। यानी एक सहकर्मी है जो दूसरे छात्र को विज्ञान की एक नई अवधारणा को समझाकर और उसका प्रदर्शन करके अधिगम में मदद कर रहा है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं होगा उसको समझते हैं। अ चाइल्ड सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम अलोन आफ्टर वॉचिंग अ ट्यूटोरियल। तो सिर्फ मैथ्स में ही कोई एक समस्या को सॉल्व किया एक ट्यूटोरियल को देख करके, इससे ज्यादा बेहतर जो पर्सन है वो प्रॉपर, इससे बेटर ऑप्शन है। अगर नहीं होता तो हम इसके साथ भी चले जाते, क्योंकि ट्यूटोरियल ने भी काम तो स्कैफ फोल्डिंग का ही किया है, मोर नॉलेजेबल अदर का ही किया है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन क्योंकि हमारे पास है तो इसलिए हम जाएंगे अ पीयर हेल्पिंग अनदर स्टूडेंट। ये सीधा सीधा मोर नॉलेजेबल अदर का ही एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता है वो आपको किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर रहा है। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आएगा, ZPD कहते हैं जिसको वाइगॉत्स्की की भाषा में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और बताइएगा फटाफट से। हाँ, अलोन नहीं, हाँ मतलब अकेले ही सॉल्व कर रहा है जरूरी नहीं है, उसमें मदद भी मिल सकती थी, लेकिन वो फिर भी सही के आसपास का सवाल ऑप्शन कहते हैं उसको, अगर वो होता अकेले तो। ठीक, बर्थडे कहां से आ गया मेरा, अभी तो गया है सितंबर में। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इफेक्टिव पेडागोजी रिक्वायर्स एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स विच टीचिंग स्ट्रेटजीज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन अ हेट्रोजेनस क्लासरूम टू एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न इफेक्टिवली। यानी एक मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग या मिक्स्ड क्लास है जहां अलग अलग क्षमताएं रखने वाले बच्चे हैं। ठीक, अब इस मिश्रित कक्षा में कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे उपयुक्त है ताकि हर बच्चे को अवसर मिल सके बेस्ट सीखने का। तो पहला ऑप्शन है ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बाय एबिलिटी एंड टीचिंग ईच ग्रुप विद डिफरेंट लेवल्स। देखो वो मोर नॉलेजेबल अदर हेल्प करता है, ये बात सही है, वो अलोन वाली बात आपकी काफी हद तक सही है, लेकिन वो उसने हेल्प लेने के बाद भी तो अकेले कर सकता है, समझ रहे हो। आ जाओ इधर। तो ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बाय एबिलिटी एंड टीचिंग ईच ग्रुप विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंटेंट डिफिकल्टी। यानी हर एक ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बाय एबिलिटी, आपने ग्रुप बना लिया एबिलिटी के बेस पे, नहीं भाई मिक्स्ड ग्रुपिंग है, एबिलिटी के बेस पे नहीं बनाना है। यूजिंग अ वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग मेथड टू एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू द सेम कॉन्सेप्ट एंड पेस। हर बच्चा सेम गति से सीखता है सेम कंटेंट को, और एक ही मेथड, वन साइज फिट्स ऑल मतलब सबको एक डंडे से हाँकेंगे, है ना, सभी के लिए एक ही अप्रोच एक ही मेथड से पढ़ा रहे हैं, वो खराब तरीका है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल आपको यहां करना है। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, इनकॉर्पोरेटिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग अ वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, एक्टिविटीज एंड असेसमेंट टू केटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटीज। ये बात हमें सही लग रही है। फोर्थ है फोकसिंग ऑन हाई अचीविंग स्टूडेंट्स, सिर्फ जो नंबर ज्यादा ला रहे हैं, ज्यादा हाई अचीविंग है उन्हीं पे ध्यान देंगे, जी नहीं, हर बच्चे को आपको साथ लेकर के चलना है। ये पता नहीं कैसे टाइप किया है, 4 का 5 बना दिया, 3 का 4 बना दिया। देखो विभिन्न शिक्षण शैलियों और क्षमताओं को ध्यान में रख करके, पूरा करके नहीं, ध्यान में रख करके विभिन्न शिक्षण विधियों का या गतिविधियों का और आकलन के विभिन्न तरीकों को अपनाना। यानी डिफरेंट हेट्रोजेनस ग्रुप, होमोजीनियस ग्रुप है जो हाँ सेम एबिलिटी वाले बच्चे हैं, सब मैथ्स में सेम है, एक ए सेक्शन में डाल दिया आपने 90% वाले सभी बच्चों को। जबकि हेट्रोजेनस है मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी है, अगर करनी पड़े तो जहां हर एक क्षमता वाला बच्चा है ना, 40% वाला भी है 90% वाला भी है, तो हेट्रोजेनस ग्रुप्स बेहतर होते हैं क्योंकि वहां अलग अलग क्षमता के बच्चे, अलग अलग इंटरेस्ट के बच्चे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है, असर्शन यानी अभिकथन, इंक्लूसिव एजुकेशन फोस्टर्स द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स एंड एम्पैथी इन ऑल स्टूडेंट्स। यानी समावेशी शिक्षा सभी छात्रों में सामाजिक कौशल और सहानुभूति को बढ़ावा देती है। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन सबको इंक्लूड कर रही है, तो हर तरह का बच्चा है, क्लास में इंटरेक्ट भी करेगा, ठीक है ना, बातचीत भी करेगा, एक दूसरे से सीखेगा भी, एक दूसरे के शूज में खुद को रख के भी देखेगा। यानी एक बच्चा हो सकता है जो चल नहीं पाता या व्हील चेयर से स्कूल आता है, दूसरा बच्चा है जो बहुत तेजी से सीखता है, गिफ्टेड बच्चा है, तीसरा कोई बच्चा है जो जिसको सुनने में दिक्कत है, पांचवा बच्चा है कोई अलग अलग तरह की भाषाएं बोलता है ना। हर तरह का बच्चा एक साथ सीख रहा है तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा, सामाजिक कौशल बेहतर होगा। दूसरा एम्पैथी, दूसरे के शूज में खुद को रख के देख पाएगा बच्चा। तो ये क्या है, ये बात एकदम सत्य है ना। एम्पैथी के प्रिंसिपल पे बेस्ड भी है आपका जो इक्विटी का प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। रीजन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन एंश्योर्स दैट चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स आर टॉट इन सेपरेट क्लासेस टू केटर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। यानी समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विविध आवश्यकताओं यानी डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चों को या मिक्स्ड बच्चों को, डाइवर्स बच्चों को, विभिन्नता में एकता की बात होती है। ये नहीं होता कि सेपरेट क्लासेस में सिखा दो। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, ये बात ध्यान में रखनी है। सेपरेट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो ये तो हो गया गलत। ए तो सही है, तो ए इज ट्रू बट आर इज
फॉल्स तो यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो सत्य है, बाकी जो है वो गलत है। आर भी इसमें गलत हो गया, ठीक, क्योंकि सेपरेट करने की बात कर दी। सेपरेट करना नहीं है, अलग नहीं करना है, लेबल नहीं करना है बच्चे पे, ठप्पा नहीं लगाना है, पास फेल नहीं करना है, जजमेंट नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, एन इफेक्टिव पेडागोजी इन्वॉल्व्स यूजिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, रेदर देन सोनली रिलाइंग ऑन सबमेटिव असेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस बेस्ट इलस्ट्रेट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग। एफए जिसको हम कह रहे हैं, या ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फीडबैक के लिए जो अधिगम मतलब आकलन होता है, जैसे अभी हो रहा है, तो आपका आकलन किया जा रहा है, आपको असेस किया जा रहा है ताकि फीडबैक दिया जा सके कितना कैसे आप सीख रहे हैं ये आप जान पाए, ठीक, ना कि सिर्फ समेटिव असेसमेंट यानी क्या आपने कितने % हासिल किया इस बात पे ही जोर ना हो। तो आपको देखना है असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन से ऑप्शन में दर्शाया गया है। पहला है एडमिनिस्ट्रिंग एन एंड ऑफ टर्म एग्जाम। एंड ऑफ टर्म एग्जाम, एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, ये एसए का पार्ट है, समेटिव का पार्ट है, ना कि एफए का। एसए तो यहां पे फिर एविडेंस के लिए, जजमेंट के लिए यूज हो जाता है कई बार। प्रोवाइडिंग रेगुलर इमीडिएट फीडबैक ड्यूरिंग एक्टिविटीज टू हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, यानी छात्रों को उनकी ताकत और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करने के लिए गतिविधियों के दौरान नियमित और तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान की जा सके, यानी समय समय पे फीडबैक मिल रहा है बच्चों को। हाँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये, क्योंकि सीखने के लिए आकलन, यानी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ताकि जहां गलती हो वो उसका फीडबैक आपको मिले, कितना आपको आता है, कहां और कितना इंप्रूव किया जा सकता है, ये आपको पता लगे। तो ये एफए है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगे, किस तरह के क्वेश्चन आपके अभी भी गलत हो रहे हैं, ये आपको इस मॉक टेस्ट से पता लग रहा है, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ऑफ लर्निंग नहीं है, ऑफ लर्निंग तब होगा जब आप फाइनल पेपर देके आ रहे होंगे, उसमें गुंजाइश नहीं है कोई इंप्रूवमेंट की, वो फाइनल नंबर आपके आ चुके सीटेट के, फिर तो वो एस से हो जाएगा, एफ नहीं होगा। तो ये फॉर लर्निंग है, तो यहां पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान। ग्रेडिंग स्टूडेंट सोनली बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन, अब आप बस ग्रेड कर रहे हैं तो ये इसमें नहीं आएगा। कंपेयरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद पीयर्स टू रैंक करने के लिए, लेबल करने के लिए, जी नहीं, तो सेकंड ऑप्शन ही आपका सही है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सारे ही क्वेश्चन जो है लेंदी हैं आज के क्वेश्चन नंबर, बट ये समय आपका लेंगे, लेकिन निकल जाएगा आंसर आपसे। इसी तरह से इसी अप्रोच को अपना करके आज रखा भी गया है क्वेश्चंस को। फटाफट से बताइएगा और देखिएगा। कल हिंदी के क्वेश्चन थोड़े आसान हो गए थे, ये बात बिल्कुल मैंने भी बाद में देखी, और टीम को थोड़ा फीडबैक भी दिया। निमिषा कह रही है थोड़ा स्लो कराइए, स्लो करा देंगे, चलो पढ़ो, फिर मैं थोड़ा 2 घूंट जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की पानी पी लेती हूँ, चलो। देखिएगा और बताइएगा। दी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ये जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एम्फसाइजेस इंक्लूसिव एजुकेशन टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, यानी समान अधिकार दिए जाने चाहिए उन बच्चों को जो किसी भी डिसेबिलिटी के साथ आ रहे हैं क्लास में। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस अलाइंस मोस्ट क्लोजली विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर द एक्ट, यानी समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के साथ, यानी एजुकेशन फॉर ऑल के सिद्धांत के साथ कौन सा एक इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रख करके, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ऑलरेडी ही सपोर्ट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को। तो पहचानना है कौन से ऑप्शन में इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रखा गया है। एस्टैब्लिशिंग सेपरेट स्कूल्स एक्सक्लूसिवली फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू एंश्योर फोकस्ड अटेंशन ऑन देयर नीड, यानी ब्लाइंड बच्चे हैं यदि या दृष्टि बाधित है तो उनको एक ब्लाइंड स्कूल भेज दो, ये गलत है। सेपरेट नहीं करना है आपको, एक ही स्कूल के नीचे एजुकेशन फॉर ऑल, एक ही छत के नीचे सबको सिखाना है, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है, ये सेपरेट कर रही है। जहां सेपरेशन हो वो इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं हो सकती। सेकंड है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज टू ज्वाइन रेगुलर क्लासरूम्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद एप्रोप्रिएट एकोमोडेशंस सच एज असिस्टिव डिवाइसेस, रिसोर्स टीचर्स एंड अ बैरियर फ्री एनवायरमेंट। बिल्कुल सही है कि आप एक रेगुलर स्कूल में दिव्यांग छात्रों को भी नियमित कक्षाओं में सिखा सके, रेगुलर स्कूल के अंदर जहां जरूरत पड़े वहां सहायक उपकरण दें, संसाधन दें, बाधा मुक्त वातावरण दें। बाधा मुक्त वातावरण क्या होता है, आपका एनवायरमेंट बैरियर नहीं बनना चाहिए। कैसे कि एक बच्चा जो व्हील चेयर से आता है तो आप या तो उसकी क्लासरूम को ग्राउंड फ्लोर पे लगवाइए, फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियों से चढ़ के अगर वो नहीं जा सकता है, या फिर अपने सिस्टम में एकोमोडेशन यानी परिवर्तन कीजिए, मॉडिफिकेशन कीजिए, सिस्टम में बदलाव कीजिए, बच्चे में नहीं। बच्चे के लिए सिस्टम है, सिस्टम के लिए बच्चा नहीं है। चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड, ये एक फिलॉसफी है इंक्लूसिव एजुकेशन की। यानी बैरियर फ्री एनवायरमेंट क्या होगा, या तो आप रैंप बना दीजिए स्कूल में कि बच्चे की व्हीलचेयर भी जा पा रही है, नॉर्मल बच्चा भी जा पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज कीजिए स्कूल के, या फिर आप क्या कीजिए लिफ्ट लगवाइए, कुछ भी इस तरह करिए। हमारे तो खैर डेवलपिंग नेशन है, अभी लिफ्ट का कॉन्सेप्ट बहुत रेयर स्कूल्स में मिलेगा, ठीक।
तो ये परिवर्तन, लेकिन हाँ ये तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी रैंप वगैरह का यूज तो होता है सीढ़ियों के बजाय, तो ये बात तो सही है। ऑफरिंग लिमिटेड पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटीज विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर स्कूल, यानी रेगुलर स्कूल में डिसेबल्ड बच्चों के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन ही रखो, ये कहना गलत होगा, ये कोई इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है। फोकसिंग ओनली ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस वाइल इग्नोरिंग द इमोशनल एंड सोशल नीड, नहीं भाई, विकास के सभी पहलुओं को आपको देखना है, बच्चे की इमोशनल और सोशल नीड्स को भी समझना है। तो सेकेंड ऑप्शन ही है जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है कि आप सिस्टम में चेंज करके, मॉडिफाई करके सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और हर तरह के बच्चे को सिखा पाएं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है। 12वां सवाल ये क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट mandates that all private school reserve 25% of their seats for children from economically weaker section, EWS कैटेगरी के लिए 25% सीट्स हर प्राइवेट स्कूल में रिजर्व होनी चाहिए। यानी अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी 100 बच्चे हैं, तो 25 बच्चे उसमें से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने चाहिए। ये रिजर्वेशन है कि उनको आप फ्री एजुकेशन वहां पे दे रहे हैं, है ना, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल की फी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सिखाया नहीं जाना चाहिए, एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का उनको अधिकार नहीं है। एंड डिसएडवांटेज, यानी कोई भी अलाभान्वित या फिर हम कहें वंचित समूह से आने वाला बच्चा। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ दिस प्रोविजन, ये क्यों बनाया गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट में कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 25% कोटा होना चाहिए। पहला है टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन फ्रॉम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स रिसीव अ हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन एक्सक्लूसिव एनवायरमेंट, कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, जो धनाढ्य हैं या फिर सामाजिक आर्थिक रूप से संवर्धित हैं, बेहतर हैं, उनको एक अलग एक्सक्लूसिव सिस्टम दो, वो बाकी बच्चों से अलग पढ़े। नहीं, ये तो उल्टी बात कर रहा है कि हर तरह का बच्चा साथ में पढ़ सके। टू इंटीग्रेट चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स इनटू द सेम लर्निंग एनवायरमेंट एंड प्रमोट सोशल इक्विटी, यानी विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को एक ही शिक्षण वातावरण में एकीकृत करना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, कि समाज में सब समान हैं, इस चीज को बढ़ावा मिल सके। चाहे किसी के पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है तो वो भी इंसान ही, तो वो इस चीज को बढ़ावा दिया जा सके कि सब एक साथ सीख सकते हैं। चाहे एक बच्चा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आता है वो भी सेम स्कूल में सीख सकता है। हालांकि इन बच्चों के साथ होता बहुत उत्पीड़न है एट टाइम्स, क्योंकि इनके लंच बॉक्सेस, इनकी यूनिफॉर्म उतनी शायद चमकती हुई नहीं होती जितनी बाकी बच्चों की होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी वीकर सेक्शन से जा रहे हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि अलग अलग आधार पर इनके साथ गड़बड़ होती है, बट वो टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वहां पार्शियलिटी उस तरह से ना हो, ये बच्चे भी कंफर्टेबली इंक्लूडेड महसूस कर सकें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी आ रहे हैं। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली टू पेरेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, नहीं आप फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना दे दोगे कि उनके बच्चों के पेरेंट्स को पैसे दोगे, ये स्कूल का काम थोड़ी है, ये तो गवर्नमेंट देखे। फोर्थ है टू रिप्लेस पब्लिक स्कूल्स विद प्राइवेट स्कूल्स एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, कि पब्लिक स्कूल ही मेन बन जाए और प्राइवेट स्कूल की बजाय पब्लिक स्कूल्स को ही, उल्टा बोला है ना इन्होंने, हाँ पब्लिक स्कूल्स को हटा दो, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दे के, ये कोई उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 25% की बात हो रही है। तो यहाँ पे कि हर विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे एक स्कूल में सेम लर्निंग एनवायरमेंट में, जो इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है, एक छत के नीचे सीख सकें और यहाँ पे सोशल इक्विटी आए, समाज में एक समता आए कि हर कोई साथ में रह सकता है या सीख सकता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, वाइगॉत्स्की का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, फटाफट से आप जवाब देंगे। ये कहता है वाइगॉत्स्की एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर्टिकुलरली एज अ टूल फॉर थॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, यानी वाइगॉत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर जोर दिया है, विशेष रूप से विचार के लिए एक उपकरण के रूप में, यानी आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो संज्ञान है, आपकी सोचने समझने सीखने दिमाग का जो विकास है, वो भाषा के माध्यम से बेहतर होगा। ये बात तो सही है। पहला है लैंग्वेज एंड थॉट आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड डेवलप सेपरेटली। जब वाइगॉत्स्की कह रहे हैं तीन चीजें हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा, जो बहुत महत्वपूर्ण है दिमाग के विकास के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो लैंग्वेज एक टूल है, ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमंस का, भाषा जिसके माध्यम से वो दिमाग का विकास कर पाते हैं। जैसे आपकी समझ का विकास अभी मैं और आप भाषा के इस्तेमाल से, तो हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर कर रहे हैं कि आप ये कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर पेपर में करके आ पाएंगे, ठीक। तो ये कहना तो गलत होगा यहाँ पे कि थॉट और लैंग्वेज इंडिपेंडेंटली चलते हैं, सेपरेटली, एक टाइम के बाद जाके मर्ज हो जाते हैं। ये तो ये कह ही नहीं रहा कि भाषा टूल है, इसने तो भाषा के टूल को साइड ही कर दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जबकि ये पार्शियली सही है, आधा सही है, क्योंकि शुरुआत में होते हैं अलग, लेकिन वो शुरुआत तो लिखा नहीं है यहाँ। लैंग्वेज इनिशियली सर्व्स a social purpose and later becomes a tool for internal thought, यानी भाषा शुरुआत में एक सामाजिक उद्देश्य को फुलफिल करती है कि बच्चा जो है समाज में, मम्मी खाना दे दो, इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, समाज में इंटरेक्ट कर सके। पहला भाषा जिसको सोशल स्पीच कहते हैं,
जो 2 वर्ष से ही बच्चा भाषा बोलना शुरू कर देता है, मम्मी खाना दे दो, बातचीत करेगा, तो वो सामाजिक पर्पस है, सामाजिक अंतःक्रिया इंटरेक्शन को फुलफिल कर रही है। फिर धीरे धीरे प्राइवेट स्पीच आएगी 3 से 6 वर्ष में, वो खुद से बातें करेगा, अपने ही दिमाग को दिशा देने लगेगा। फिर साइलेंट इनर स्पीच आ जाएगी, यानी इंटरनलाइज हो गई, दिमाग में चली गई स्पीच, अब आप किताब पढ़ के अपनी समझ बना रहे हैं बिना बोले। तो ये क्या है, इंटरनल थॉट को भी, इंटरनल थॉट के लिए भी फिर आप दिमाग में सोच रहे हैं बाहर बिना बोले, और इस सोचने से, इस थिंकिंग से, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, अपना दिमाग का विकास कर पा रहे हैं। तो ये बात सही है कि लैंग्वेज शुरुआत में तो सामाजिक उद्देश्य के लिए है, क्या ठीक है, सोशल इंटरेक्शन कर पाए, इससे उससे बात कर लें, लेकिन धीरे धीरे वो आपके विचार का एक माध्यम बन जाती है और आपका संज्ञानात्मक विकास होगा फिर उससे सोचने से। थॉट ओवर थिंकिंग से नहीं, थॉट ऑलवेज प्रोसीड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ये थॉट पहले आता है लैंग्वेज से, ये पियाजे की बात है, वाइगोत्स्की की नहीं। ठीक, लैंग्वेज इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन एंड हैज नो रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये कहना गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन इज दी ओनली सही ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, रिसर्च सजेस्ट दैट नेचर वर्सेस नर्चर इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल्स ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट इलस्ट्रेट्स दिस कॉन्सेप्ट। यानी शोध से पता चलता है कि प्रकृति बनाम पोषण का जो ये विवाद है मनोविज्ञान में या बाल विकास में, किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर मतलब हेरिडिटी, नर्चर मतलब एनवायरमेंट, ये दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में कौन सी बात सही है, या फिर नेचर से ही होता है। देखिए, A child inherits a predisposition for high intelligence यानी heredity but does not reach their full potential due to a lack of stimulating educational opportunity। ये बात सही है कि एक बच्चे को उच्च बुद्धि यानी हेरिडिटी से उसका आईक्यू अच्छा मिला है, बुद्धि का स्तर जो कि हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होता है वो अच्छा मिला है। एक प्रवृत्ति आनुवांशिक है, यानी ये जो प्रवृत्ति आपकी आनुवांशिक है, ठीक है, लेकिन उत्तेजक शैक्षिक अवसर यानी या फिर कहूं कि सुगम वातावरण नहीं मिला जहां उसका ब्रेन को स्टिमुलेशन मिले, उसके दिमाग के विकास के लिए उसको चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिले, वो मिला ही नहीं। तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, अच्छी शिक्षा ही नहीं मिली, तो दिमाग का विकास जितना हो सकता था या जो आईक्यू मिला था उस लेवल पे वो पोटेंशियल बाहर निकल के कभी आ ही नहीं पाएगा। बहुत केस में ऐसा होता है, ये बात सही है। फिर भी देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन, अ चाइल्ड्स बिहेवियर इज एंटायरली कंट्रोल्ड बाय द जेनेटिक मेकअप रिगार्डलेस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि बच्चे का जो व्यवहार है वो सिर्फ हेरिडिटी से निर्धारित होता है और एनवायरमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। भाई, जिस एनवायरमेंट में आप रहते हैं उससे आपका व्यवहार बहुत हद तक प्रभावित होता है, तो ये कहना तो गलत होगा। फिर है थर्ड ऑप्शन, अ चाइल्ड रेज्ड इन अ नर्चरिंग एनवायरमेंट विल ऑटोमेटिकली डेवलप हाई इंटेलिजेंस इवन विदाउट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। यानी एक बच्चा जो एक नर्चरिंग एनवायरमेंट में बड़ा हुआ है, जिसको एक अच्छा एनवायरमेंट मिला है, वो ऑटोमेटिकली ही हाई इंटेलिजेंस डेवलप कर देगा, बेशक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन उसको ना मिला हो, यानी बेशक आईक्यू या हेरिडिटी से, पेरेंट्स से, जेनेटिक्स से उसको बुद्धि का स्तर उतना अच्छा ना मिला हो या बिल्कुल खराब मिला हो, लेकिन फिर भी अच्छा एनवायरमेंट एकदम उसको बढ़िया से स्कूल में भेज दोगे तो बुद्धि आ जाएगी, अचानक से आईक्यू बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर बेसिक, हमने कहा ना बेसिक लिमिट, रॉ मटेरियल लिमिट सेट करती है हेरिडिटी, लोअर लिमिट भी और हायर लिमिट भी। लोअर लिमिट अगर आईक्यू ही 20 है तो बच्चा कितने भी महान स्कूल में भेज दो आप, वो तो अपना ध्यान भी नहीं रख पाएगा 20 आईक्यू वाला बच्चा, है ना। अगर आईक्यू ही एकदम एवरेज से भी बहुत कम है तो आईक्यू थोड़ी बढ़ा दोगे आप। इंटेलिजेंस या आईक्यू को भी अगर हम साइड कर दें, जो इंटेलिजेंस की बात हम कर रहे हैं कि हमें पेरेंट्स से मिल रही है, हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल है बुद्धि में, अगर बिल्कुल ही वो खत्म मिली है तो कैसे एनवायरमेंट उसको बढ़ा देगा, तो ये कहना तो गलत होगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिला तो भी बेकार, और एनवायरमेंट मिल गया और आपको इंटेलिजेंस नहीं मिली तो भी दिक्कत है। Heredity dictates an individual's future while environmental factors do not have any significant impact। भाई, environment का भी बहुत significant impact है और heredity का भी। विराट कोहली में मान लीजिए हेरिडिटरी क्षमता है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, कुछ हद तक रही होगी, लेकिन अगर वो एनवायरमेंट 7-8 साल की उम्र से ही वो सही एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो आप हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों के ही इंटरप्ले से आपका डेवलपमेंट हो सकता है, हवा में नहीं। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अ चाइल्ड इनहेरिट्स अ प्री डिस्पोजिशन फॉर हाई इंटेलिजेंस हेरिडिटी बट डज नॉट रीच देयर फुल पोटेंशियल ड्यू टू अ लैक ऑफ स्टिमुलेटिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो यदि एनवायरमेंट सही नहीं मिला तो वो पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा, बेशक हेरिडिटरी क्षमता ज्यादा मिली हो, ये बात एकदम सही है। क्लियर है बात। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट की जब हम बात करते हैं तो नेचर कहा जाता है हेरिडिटी को, यानी प्रकृति को, जिसमें बदलाव संभव नहीं है, जो फिक्स्ड है, बहुत कई जनरेशन में जाकर के बहुत स्लो चेंजेस होते हैं। तो नेचर की जब हम बात कर रहे हैं इसको हेरिडिटी कहेंगे, हेरिडिटी, जेनेटिक्स, जो आप कहना चाहें, आनुवांशिकता। और ये क्या है, फिक्स्ड है, या मैं कहूं स्टैटिक है, स्थिर है,
ठीक, इसमें रोज रोज बदलाव नहीं होंगे कि आपको आंखों का रंग काला मिल गया, अब आप कल मम्मी को जाके कहें मम्मी ब्लू आईज चाहिए, हिप्नोटाइज करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेरिडिटी क्या है, स्टैटिक है, फिक्स्ड है, अपनी मर्जी से लेंस लगा के चेंज कर सकते हो, वो एनवायरमेंट का रोल है, उसमें हेरिडिटी बाद में चेंज नहीं होगी। ठीक, जो आपका जेनेटिक मेकअप है उसको ऐसे हवा में नहीं बदल सकते हो आप। ठीक, फिर आते हैं नर्चर पे। नर्चर की जब हम बात करते हैं तो ये पोषण है, और ये बहुत बड़ा विवाद है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट चलती है आपके कहा किस चीज में, आपके पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी की एक बड़ी डिबेट है मनोविज्ञान की। तो अगर हम देखें नर्चर को, तो नर्चर क्या है, एनवायरमेंट है। यहाँ भाई पोषण जैसे एक पौधे को मिल रहा है, किस तरह का सनलाइट, मतलब उसको सनलाइट मिल रही है या नहीं, उसको खाद टाइम पे मिल रही है या नहीं, पानी मिल रहा है कि नहीं, तो ये एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट तो डायनेमिक है, परिवर्तनशील है ना। आप ब्लू लेंस ले आइए जाकर के और हिप्नोटाइज करिए ब्लू आईज बना करके, ये एनवायरमेंट से तो संभव है, लेकिन हेरिडिटी से संभव नहीं है, बाद में वहां परिवर्तन संभव नहीं है। एनवायरमेंट संभव है, डायनेमिक है, ये तो चेंजेबल है, मॉडिफिएबल है, कभी भी परिवर्तित कर लो। आज शहर में रहते हो, कल गांव में चले जाओ, गांव में रहते हो, परसों अमेरिका चले जाओ। ये क्या है, डायनेमिक है, मतलब किया जा सकता है, आपके रीजंस डिफरेंट होंगे, वो बात अलग है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन ही सही था। 15th क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के, फटाफट से पढ़ेंगे और बताइएगा कि क्या कह रहे हैं आप। Inclusive education seeks to provide a supportive environment for all learners. Which of the following strategies is most effective in overcoming physical and attitudinal बैरियर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी शिक्षार्थियों के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करना है। समावेशी कक्षा में शारीरिक और मनोवृत्तिक बाधाओं को दूर करने में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे ज्यादा प्रभावी होगी? यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में हर तरह के बच्चे को आपको इंक्लूड करना है और बाधाओं को हटाना है। ठीक है ना। कोई कह रहा है साइकियाट्रिस्ट जो है वो कर सकते हैं हिप्नोटाइज, हाँ वो फिर अलग कहानी है, ये सिगमंड फ्रॉइड की थियरी है आपकी जिसमें ये सब बातें होती हैं। देखिएगा, डिजाइनिंग द क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी व्हील चेयर एक्सेसिबल वाइल ऑल्सो कंडक्टिंग रेगुलर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स एंड पीयर्स टू प्रमोट एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। यानी कक्षा के बुनियादी ढांचे को व्हील चेयर सुलभ बनाने की कोशिश, वाइल कंडक्टिंग रेगुलर सेंसिटाइजेशन, जहां जहां जरूरत पड़े संवेदनशीलता लाओ, टीचर्स में एम्पैथी लाओ और परिवर्तन लाओ इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये व्हीलचेयर एक्सेसिबल बनाने का मतलब यहां ये है। चलो ठीक है। प्लेसिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन सेपरेट क्लासरूम, नहीं सेग्रीगेट नहीं करना, सेपरेट नहीं करना, लेबल नहीं लगाना, रैंक नहीं करना। थर्ड है प्रोवाइडिंग असिस्टिव डिवाइसेस फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज बट मेंटेनिंग अ स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। नहीं भाई फ्लेक्सिबल रखो करिकुलम। अवॉइडिंग डिस्कशंस, यूनिफॉर्म मत रखो, सेम मत रखो सबके लिए। अवॉइडिंग डिस्कशंस अबाउट डिसेबिलिटीज इन द क्लासरूम, कोई डिस्कशन मत करो डिसेबिलिटी पे, ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है कि ढांचे में अगर जरूरत पड़े तो परिवर्तन कीजिए और टीचर्स में भी जो उनके पर्सनल बायस हैं संवेदनशीलता पैदा कीजिए चर्चा करके। बच्चों में भी एटीट्यूड में भी परिवर्तन लाइए, नजरिए में भी परिवर्तन लाइए क्लासरूम में, तब जाकर के आप हर तरह के बच्चे को इंक्लूड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स ऑफन हिंडर इफेक्टिव लर्निंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग प्रैक्टिसेस इज बेस्ट सूटेड टू ओवरकम दीज बैरियर्स। समावेशी कक्षाओं में भाषा और संचार संबंधी बाधाएं अक्सर प्रभावी शिक्षण में बाधा डालती हैं। यानी समावेशी कक्षा में यदि लैंग्वेज की दिक्कत है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है व्यक्ति या बच्चा, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए आपको क्या करना है? भाई टीचिंग में प्रॉब्लम आएगी अगर आप अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं, दूसरी की बात को नहीं सुन पा रहे हैं तो। नहीं, नए क्वेश्चन है भाई ममता। देखिए टॉपिक्स पे बेस्ड है पीवाईक्यू के, ऑफ कोर्स। यूजिंग ओनली वर्बल इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग लेसन्स अज्यूमिंग ऑल स्टूडेंट्स कैन फॉलो विदाउट एडिशनल सपोर्ट। यानी पाठों के दौरान केवल मौखिक निर्देश दीजिए। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ मौखिक रूप से निर्देश देना नहीं है, चाहे आप बच्चे को कोई पिक्चर दिखा करके, सुनवा करके, चाहे साइन लैंग्वेज का यूज कीजिए, क्योंकि इंक्लूसिव क्लास है तो हर तरह का बच्चा होगा। एक बच्चा हो सकता है जो मूक बधिर हो, डेफ एंड डम हो, एक बच्चा हो सकता है जो देख ही ना पाता हो, दूसरा बच्चा हो सकता है जो सुन ही ना पाता हो, लेकिन कम्युनिकेट यानी अपनी बात आपको सब तक पहुंचानी है। तो सिर्फ मौखिक ओरल इंस्ट्रक्शन देकर के काम चल जाएगा, गलत बात है ना। फिर आता है इनकॉर्पोरेटिंग विजुअल एड्स, साइन लैंग्वेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एंड मल्टीलिंगुअल मटेरियल्स टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेशन नीड्स कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग एक्टिविटीज। यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि दृश्य सहायता यानी आप एड्स दे रहे हैं, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो बच्चा देखने में दिक्कत है वो सुन सकता है, चाहे वो ब्रेल लिपि है, चाहे वो आपकी मल्टीलिंगुअल मटेरियल है कि एक भाषा में नहीं समझ पा रहा उसकी मातृभाषा में भी दिखाओ उसको। तो मान लो अगर आपका कोई पेन लिखा है तो वो हिंदी में कलम भी लिखा है साथ में, तो ये मल्टीलिंगुअल मटेरियल हो गया, है ना। तो भाषा भी बाधा नहीं बनेगी फिर वहां पे। ठीक, डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के बच्चों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करा रहे हैं, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, बच्चे के पक्ष में है ये ऑप्शन, तो यही सही है। फिर भी थर्ड और फोर्थ को
चेक कर लेते हैं। फोकसिंग primarily on the needs of students who are proficient in the language of instruction to maximize academic performance। यानी आप क्या करेंगे, proficient are in the students who are proficient in the language of instruction to maximize, यानी उन्हीं बच्चों की नीड पे फोकस करेंगे जो भाषा में अच्छे हैं, जिससे रिजल्ट बेहतर हो जाए। नहीं, हर बच्चे को साथ लेके चलना है। एजुकेशन फॉर ऑल, रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स विद कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज टू वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट कोलैबोरेशन टू अवॉइड। कोलैबोरेट तो कराना है, ऐसा नहीं है कि आप कोलैबोरेशन ना कराएं, एक दूसरे के सहयोग को हटा ही दें। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कोहलबर्ग के बारे में हो रही है बात, फटाफट से पढ़िएगा, थोड़ा सा लेंदी सवाल है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ अगर आपको आलस आ रहा हो तो। देखिएगा, लॉरेंस, पेपर में खुद पढ़ लेना, मैं नहीं आऊंगी। लॉरेंस कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। जो लेवल है वो 3 स्तर हैं। प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व पारंपरिक, कन्वेंशनल यानी पारंपरिक, और पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर पारंपरिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं, यानी टोटल 6 स्टेजेस हैं, चरण हैं और 3 स्तर हैं। बेस्ट रिफ्लेक्ट्स कोहलबर्ग्स पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जो हाईएस्ट लेवल है, परंपरागत बोल सकते हो आप इसको, यानी परंपराओं के परे ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, वेयर इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। व्यक्ति जो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पे, यानी वो उसके खुद के प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पे वो लेगा डिसीजन। पहला है इंडिविजुअल्स एट द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल मेक मॉरल डिसीजंस बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर्स। तो ये तो अप्रूवल ऑफ अदर्स पहला लेवल हो गया, पनिशमेंट से बचने के लिए, रीजन बाहर है इसका। Individuals at the post-conventional level tend to prioritize social order and obey rules to maintain harmony within the society। ये सेकेंड लेवल है कि रूल्स को मान रहे हैं क्योंकि हार्मनी चलती रहे, नहीं। फिर है इंडिविजुअल्स एट द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कंसिडर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स सच एज जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी, समटाइम्स इवन डिफाइंग लॉज और अथॉरिटी व्हेन दे कॉन्फ्लिक्ट विद दीज प्रिंसिपल्स। अपने सिद्धांतों के सामने अगर कुछ आड़े आएगा, अगर अपने सिद्धांतों के, चाहे वो लॉज ही क्यों ना हो, तो उनको भी बदलने के लिए व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। यही है कि यहां पे बात चल रही है कन्वेंशन के परे है, आपके खुद के एथिकल प्रिंसिपल्स पे आप चलेंगे। इंडिविजुअल्स एट दी, यानी आपका खुद का सही गलत, इंडिविजुअल्स एट दी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल मेक डिसीजंस बेस्ड सोनली ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड द डिजायर टू गेन रिवॉर्ड्स और अवॉइड पनिशमेंट। ये भी आपका बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्ट पे चल रहा है, तो म्यूचुअल इंटरेस्ट फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड स्टेज है, और तो थर्ड ही यहाँ पे सही है, जो लास्ट या हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के लेवल पे है, यानी आपके नैतिक विकास के हाईएस्ट लेवल पे, 6th स्टेज पे है, पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज फेस यूनिक चैलेंजेस इन एजुकेशनल सेटिंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट इफेक्टिव इन सपोर्टिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कौन सी रणनीति बच्चे जिनको डिसेबिलिटी है, कोई भी डिसलेक्सिया है, कुछ भी हो सकता है, उनको सपोर्ट करने के लिए बेस्ट होगी। पहला है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज टू फॉलो द सेम पेस। सेम पेस नहीं हो सकता, जब अलग अलग बच्चे अलग अलग गति से सीखते हैं, सेम पेस से तो आप किसी को भी मत सिखाइए, चाहे डिसेबिलिटी हो नहीं हो। फिर आता है सेकेंड ऑप्शन, प्रोवाइडिंग individualized learning plans, breaking tasks into smaller manageable steps and using a variety of teaching methods। हाँ, मल्टीपल तरीके से सिखाओ, छोटे भागों में बांट दो। अगर लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है ADHD हो, तो पार्ट्स में तोड़ के मुश्किल काम को छोटे छोटे पार्ट्स में जब आप बांट देते हैं तो वो प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज टू अचीव एकेडमिक माइलस्टोन्स एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे नहीं, सेम गति से भी नहीं, रोड मेमोराइजेशन कराना ही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन ही है जो यहाँ पे एक सेंसिबल ऑप्शन बनता है कि व्यक्तिगत योजना बनाइए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान IEP बनाइए, बच्चे की नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को, उसके गति को, पेस को देखते हुए आप लेसन प्लानिंग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये कहता है डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू आउट अ पर्सन्स लाइफ। जीवन पर्यंत चलता है विकास। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स बेस्ट इलस्ट्रेट्स दिस प्रिंसिपल, यानी विकास का एक सिद्धांत है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग चलता है। इसके सपोर्ट में कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है, आ चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज रिमेन स्टैटिक वंस दे हैव लर्नड बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एक बार जब बच्चे ने बुनियादी समस्या समाधान कौशल सीख लिए हैं तो जीवन पर्यंत बौद्धिक क्षमताएं सेम रहने वाली हैं। बौद्धिक क्षमताएं बेहतर होती जाती हैं जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते जाएंगे, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है कि सेम रहती हैं। आज स्टूडेंट IQ सेम रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन इंटेलिजेंस सिर्फ IQ नहीं है, और आपकी बुद्धि की जो समझ है, इवन जो IQ आपको मिला है उसको आप ठीक से यूटिलाइज कैसे करेंगे, सीख करके ही तो करेंगे। चलिएगा खैर, सेकंड ऑप्शन है, स्टूडेंट स्ट्रगल्स विद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन अर्ली ग्रेड्स बट इंप्रूव सिग्निफिकेंटली विद प्रैक्टिस एंड गाइडेंस एज दे ग्रो ओल्डर। एक बच्चा है जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी उसको पढ़ के समझने में दिक्कत हो रही थी शुरुआती क्लासेस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड वॉटएवर, फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है, गाइडेंस से उसको हेल्प मिलती है और वो सीख जाता है। बात तो सही लग रही है। फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे, डेवलपमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल ग्रोथ एंड डज नॉट एनकम्पास इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नहीं आता भाई, वो तो आएगा, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ थोड़ी आएगी, हाइट का बढ़ना ही डेवलपमेंट थोड़ी, वो तो ग्रोथ है, जस्ट एक पार्ट है डेवलपमेंट का।
फिर आता है ऑल चिल्ड्रन अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एट एग्जैक्टली द सेम एज, यानी हर एक बच्चा जो है सेम एज पे सेम टाइम पे डेवलपमेंटल माइलस्टोन या डेवलपमेंटल टास्क बोलते हैं जिसको, कि 2 साल के बच्चे को बोलना शुरू कर देना है तो सारे बच्चे जो है 2 साल में पूरा सेंटेंस बोल पाएंगे, जरूरी नहीं है। कई बार बच्चे 2-2, 3-3 साल तक भी नहीं बोलते, और जब बोलते हैं तो बहुत मतलब इट डिपेंड्स कि कई बार उनको स्पीच थेरेपी लगती है, कई बार वो एक्सेप्शनल लैंग्वेज एबिलिटी के साथ पैदा हो रहे हैं, तो मतलब डे 1 से तो नहीं, बट समय से भी पहले, डेवलपमेंटल टास्क से पहले भी सीख जाएंगे। तो ये कहना गलत होगा, एग्जैक्ट सेम टाइम पे, स्टेज सेम रहती है, टाइम जरूरी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं यहां, According to Gardner's theory of multiple intelligences, educational strategies should be adapted to cater to the different intelligences that children possess. यानी गार्डनर की थियरी में 8 प्रकार हैं, तो सिखाने के तरीके भी मल्टीपल हो सकते हैं। Which of the following teaching strategies best reflects the application of bodily kinesthetic intelligence in the क्लासरूम, यानी कौन सा एक ऑप्शन है जो बॉडीली काइनेस्थेटिक को दर्शाता है। बॉडीली काइनेस्थेटिक फिजिकल एबिलिटी में अच्छे होंगे, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिम्नास्ट हैं, डांसर्स हैं, जिनकी भी शरीर पे अच्छी पकड़ है, वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का पार्ट है, ठीक है। उनके अंदर वो पोजेस करते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को, यानी बॉडी को के मूवमेंट की, मैनिपुलेशन की क्षमता उनके अंदर है। मेमोराइज फैक्ट रटना बॉडीली काइनेस्थेटिक थोड़ी, बॉडी का इस्तेमाल कहाँ है इसमें। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज सच एज डांस, ड्रामा, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेस एंड रीइंफोर्स लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। चलो यहां तक ठीक था, ये वाली लर्निंग ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज करना, डिजिटल रिसोर्स नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी चाहिए हमको। ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, ये भी दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। तो एनकरेजिंग स्टूडेंट्स, छात्रों को अधिगम की अवधारणाओं को व्यक्त करने और सुदृढ़ करने के लिए नृत्य, नाटक, यानी लर्निंग किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, डांस में, ड्रामा में, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट में, यानी फिजिकली एक्टिव है बच्चा। सेकेंड ऑप्शन। स्पोर्ट्स लिखा होता तो तब भी सेम ही बात रहती। अगर पूछा जाए आपसे सचिन तेंदुलकर में कौन सी इंटेलिजेंस होगी, तो हम कहेंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है बॉडीली काइनेस्थेटिक possess करेंगे एज पर गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर की थियोरी है। पेडागोजी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड अडेप्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज टू सूट देयर नीड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग। यानी पेडागोजी जो है, शिक्षण शास्त्र की जब हम बात कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड अडेप्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज, कैसे बच्चे सीखते हैं और कैसे वो अलग अलग मेथड के प्रति अडेप्ट करते हैं, अलग अलग मेथड को। और आपको देखना है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग, यानी जहां बच्चा एक्टिव है, बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, टीचर फैसिलिटेटर है, ठीक। तो आपको बच्चा एक्टिव ढूंढना है, सिंपल। द टीचर प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन एंड स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज। रटने वाली चीज नहीं होगी। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है बच्चा एक्टिव चाहिए, ज्ञान की रचना करता हुआ चाहिए, यानी बच्चा ज्ञान का सृजन करता है, एक्टिव बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन करेगा नॉलेज की। तो जहां बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट है। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स थ्रू एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलैबोरेशन। स्ट्रिक्टली फॉलोज द टीचर स्ट्रिक्टली फॉलोज द टेक्स्ट बुक एंड एंश्योर्स दैट ऑल स्टूडेंट्स लर्न द सेम पेस। टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करेगा। टेक्स्ट बुक सब कुछ नहीं है, टेक्स्ट बुक सर्वोसर्वा नहीं है, वन ऑफ द रिसोर्सेज में से एक है, कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है। टेक्स्ट बुक को रटवाना कोई भी कंस्ट्रक्टिविज्म की पहचान नहीं है। लर्निंग हैपन्स ओनली थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट्स आर डिस्करेज्ड फ्रॉम क्वेश्चनिंग और एक्सपेरिमेंटिंग विद आइडियाज। ये कहना गलत है कि सिर्फ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यानी दिमाग में भर दो तो लर्निंग होगी, नहीं, बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22वां सवाल क्या कहता है, फटाक से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। द चाइल्ड सेंटर्ड, चाहे फिर सवाल हो, ब्रेकअप हो, वॉट एवर, द चाइल्ड सेंटर्ड या व्यक्ति मतलब, द चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एम्फेसाइजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर इन द एजुकेशनल प्रोसेस। जो बाल केंद्रित दृष्टिकोण है वो शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी पे जोर देता है, तभी तो चाइल्ड सेंटर्ड कह रहे हैं कि बच्चा एक्टिव रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स अ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी जहां बच्चा सेंटर में है, कौन सा एक ऑप्शन है जो दर्शाता है कि बच्चा सेंटर में है सबसे ज्यादा। मेमोराइज द कॉन्सेप्ट, जहां रटने की, मेमोराइज करने की बात आ जाए वहां बच्चा सेंटर में नहीं हो सकता। द टीचर प्रोवाइड्स ओपन एंडेड एक्टिविटीज सच एज ग्रुप प्रोजेक्ट्स, डिस्कशंस वेयर स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, यानी बच्चा एक्टिव है, सही है बात। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो अ रिजिड करिकुलम, नहीं भाई रिजिड नहीं चाहिए, करिकुलम चाहिए हमको फ्लेक्सिबल। द टीचर यूजेस ओनली स्टैंडर्डाइज्ड टीचिंग, नहीं भाई डिफरेंशिएटेड टीचिंग चाहिए, अलग अलग बच्चों की नीड को ध्यान में रखा जा सके। स्टैंडर्डाइज्ड टीचिंग हो गया वन साइज फिट्स ऑल, सबके लिए एक ही साइज पॉसिबल नहीं है भैया, किसी को स्मॉल भी आएगा, किसी को मीडियम आएगा, किसी को लार्ज आएगा, वन साइज फिट्स ऑल कुछ नहीं होता, यानी सबको एक डंडे से नहीं आंक सकते। कोई भी सिंगल मेथड या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन काम नहीं आएगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अलग अलग क्षमता के आधार पे आप अलग अलग मेथड्स का यूज कीजिए, अलग अलग नीड्स को ध्यान में रखते हुए। सेकेंड ऑप्शन ही यहां सही था।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भाई, 23वां सवाल कहता है कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन जस्टिस एंड द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स रिफ्लेक्ट्स कैरल ग्लिगन्स चैलेंज टू कोहलबर्ग्स मॉडल पर्टिकुलरली कंसर्निंग जेंडर डिफरेंसेज इन मॉरल डेवलपमेंट। बेसिकली कैरल ग्लिगन कोहलबर्ग की स्टूडेंट थी और इन्होंने क्रिटिसाइज किया है इनकी थियरी को कि जेंडर बायस थियरी है, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को महिलाओं के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके नहीं बनाई गई है। सारे मेल सैंपल्स ही थे पूरी थियरी में, फीमेल्स के पर्सपेक्टिव को यहां शामिल किया ही नहीं गया। तो देखना है कि कैरल ग्लिगन की बात कहां कही जा रही है कि जेंडर बायस कैसे कहा उन्होंने। कैरल ग्लिगन आर्ग्यूड दैट कोहलबर्ग्स थियरी डज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस हाउ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स अप्रोच मॉरल डिसीजन मेकिंग। यहां पे कैरल ग्लिगन ने कल्चर के बेस पे इसको क्रिटिसाइज नहीं किया, जेंडर के बेस पे किया है। तो ये तो इन्होंने कुछ की कुछ बात चल रही है। ग्लिगन बिलीव दैट कोहलबर्ग्स थियरी ओवर एम्फेसाइज्ड द मॉरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड नेग्लेक्टेड द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन हु ऑफन एम्फेसाइज केयर एंड रिलेशनशिप्स इन देयर मॉरल डिसीजंस। ये बात एकदम सही है कि ग्लिगन का मानना था कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में पुरुषों के नैतिक तर्क पर अधिक जोर दिया गया और महिलाओं के अनुभवों की उपेक्षा की गई, जो अक्सर अपने नैतिक निर्णयों में देखभाल या केयर, कंसर्न और रिश्तों पे जोर देते हैं। यानी जो फीमेल्स का पर्सपेक्टिव है मॉरलिटी को लेके, सही गलत को लेके, वो इमोशनल एस्पेक्ट से भी आता है। यानी वो इमोशंस यानी केयर और कंसर्न से भी चीजों को सही और गलत के रूप में देखती हैं, जो कि यहाँ पे इंक्लूड किया ही नहीं गया। ये बात सही है। और थर्ड ऑप्शन है ग्लिगन आर्ग्यूड दैट कोहलबर्ग्स थियरी वाज टू फोकस्ड ऑन मॉरल एब्सोल्यूटिज्म एंड डिड नॉट अलाउ फॉर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रीजनिंग। ऐसा नहीं, उन्होंने संदर्भ को माना है, ये नहीं कहा है कि संदर्भ महत्वपूर्ण नहीं है, कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। ग्लिगन सजेस्टेड दैट कोहलबर्ग्स यानी सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट है। अब चाय कॉफी में चूज करना होगा, दोनों कर लोगे ना, लेकिन पिताजी और माताजी में चूज करना होगा, दोनों में से किसको बचाना है तो मुश्किल हो जाएगा। तो संदर्भ तो इंपॉर्टेंट है इनकी थियरी में, ऐसा नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है ग्लिगन सजेस्टेड दैट कोहलबर्ग्स स्टेजेस आर नॉट एप्लीकेबल टू चिल्ड्रन एंड शुड बी फोकस्ड ओनली ऑन अडल्ट। नहीं भाई, उन्होंने टीनेजर्स को भी शामिल किया है, बच्चों को भी। तो सेकंड ऑप्शन जो है सही है, बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ करके आप जवाब देंगे। ये कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी रेफर्स टू द डिस्पैरिटीज इन राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस बेस्ड ऑन जेंडर। Which of the following scenarios best demonstrates the impact of gender inequality in the educational context? यानी लैंगिक असमानता कि महिलाओं और पुरुषों में जो है असमानता की अगर हम बात कर रहे हैं या अलग अलग जेंडर के बेस पे की अवधारणा लिंग के आधार पर अधिकारों, अवसरों और पहुंच में असमानताओं को संदर्भित करती है कि कई बार समान अवसर ही नहीं मिल पाते, क्योंकि एक घर में मान लीजिए महिला मतलब एक बच्चा है जो एक बेटा है और एक बेटी है, तो बेटी को सस्ते स्कूल में डाल दे रहे हैं और अच्छे स्कूल में जो है हम लड़के का एडमिशन करा रहे हैं। ये है जेंडर इनइक्वालिटी मतलब। और इसमें स्टीरियोटाइप भी शामिल है क्योंकि होता आ रहा है, चला आ रहा है। बायसनेस तो ऑफ कोर्स इसमें है ही किसी एक जेंडर के प्रति। ठीक, तो अगर हम इस चीज में देखें तो ये इनइक्वालिटी का मतलब क्या है भाई? अपॉर्चुनिटीज के आधार पे आप क्या कर रहे हैं, समान अवसर नहीं दे रहे हैं। समान अवसर किस चीज के? पढ़ने के, लिखने के, खेलने के, कूदने के, खाने के, काम करने के, मतलब समान अवसर आप नहीं दे रहे हैं, तो इनइक्वालिटी हो रही है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य है जो शैक्षणिक संदर्भ में यानी एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में कहां इनइक्वालिटी का उदाहरण आपको नजर आता है इन चार ऑप्शन में से? बॉयज एंड गर्ल्स परफॉर्म इक्वली इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स, यानी जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, जो शैक्षणिक विषय हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में 8 विषय हैं, 10 विषय हैं, वॉट 6 विषय हैं, अगर आप 8-10 तो वहां हो जाते हैं टीचिंग ट्रेनिंग टाइप्स में, है ना। 5 विषय हैं 10वीं में मान लीजिए, तो यहां पे लड़के और लड़कियां बराबर परफॉर्म कर सकते हैं, लड़कियां भी टॉप कर सकती है, लड़के भी टॉप कर सकते हैं, बात सही है। 90% कोई भी ला सकता है, मतलब अगर 90% की बात करें तो इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स, बट गर्ल्स आर मोर ऑफन एनकरेज टू परस्यू सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज व्हाइल बॉयज आर एनकरेज टू परस्यू साइंसेस। यानी जबकि लड़कों को मतलब सब्जेक्ट पे तो लिखा नहीं, साइंस पे तो लिखा नहीं है कि लड़का पढ़ रहा है कि लड़की, कोई भी व्यक्ति जो पढ़ेगा अच्छे से समझ में आएगा, काम बन जाएगा, नंबर आ जाएंगे या वट समझ बन जाएगी। जबकि लड़कों को विज्ञान को, लेकिन इसमें भी क्या होता है, सब्जेक्ट कोई भेदभाव नहीं करता, फिर भी लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाता है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेने के लिए, कला वर्ग के सब्जेक्ट लेने के लिए, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लेने के लिए, तुम होम साइंस ले लो, और लड़कों को साइंस, मैथ्स, इन सब के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये बात एकदम गलत है और यहीं पे जेंडर इनइक्वालिटी शामिल है कि हम दोनों लोगों को लोगों की तरह या मनुष्य की तरह देख ही नहीं रहे, हमने एक जेंडर को ऊपर और एक को नीचे समझ रहे हैं। यह है गड़बड़, ठीक है ना।
और हिमांशु कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मैम ऑन कंप्लीटिंग 5 years ऑफ योर सेकंड यूट्यूब चैनल हिमांशी सिंह, टुडे इज माय बर्थडे, क्लियर्ड सीटेट वाचिंग लेट्स लर्न। बहुत बढ़िया जी। मुझे लगा हिमांशु हैप्पी बर्थडे पहले तो आपको, और दूसरा मुझे लगा कि हिमांशु कह रहे हैं कि 5 साल हमें कंप्लीट हो गए, हमें हो गए 8 साल कंप्लीट। दूसरे चैनल, हाँ हिमांशु सिंह एक और ऑफिशियल चैनल है, बाकी कोई भी हमारा चैनल नहीं है। तो हिमांशु सिंह जिस पे हमने 15-20 व्लॉग डाले आई थिंक आज तक, तो वहाँ पे तो हमने आज 5 साल पूरे कर लिए। मुझे भी यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आया तो मुझे पता लगा, और आपको पता लगा कैसे पता नहीं। 7.5 लाख लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत कम मैं अपलोड करती हूँ। तो कह सकते हैं कि 8 साल हमें लेट्स रन पे हो गए और 5 साल वो दूसरे चैनल को भी हो गए, यानी 3 साल बाद 2019 में इसका मतलब हमने नहीं हाँ 19 में क्रिएट किया। चलिए खैर, ये सब बातें होती रहेंगी बीच बीच में, आ जाओ। धन्यवाद। बॉयज एंड गर्ल्स परफॉर्म इक्वली इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स, हाँ ये बात सही है, यहाँ पे इनइक्वालिटी का उदाहरण है ये। सेकंड ऑप्शन है गर्ल्स आर मोर लाइकली टू बी प्रेज्ड फॉर देयर एकेडमिक अचीवमेंट देन बॉयज, लीडिंग टू हायर सेल्फ एस्टीम एंड फ्यूचर एकेडमिक सक्सेस। नहीं, ऐसा नहीं होता, और इसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं है कि अगर लड़कियों को ज्यादा प्रेज किया जा रहा है तो। टीचर्स कंसिस्टेंटली गिव बॉयज मोर अपॉर्चुनिटीज टू, ये इक्विटी होगा बल्कि, अपॉर्चुनिटीज टू आंसर क्वेश्चंस and engage in class discussions while girls are expected to focus on classroom chores, यानी क्लासरूम के जो छोटे मोटे काम हैं उनको करने को लड़कियों को दिया जाता है। नहीं, इसको भी हम ये कहना गलत होगा कि क्वेश्चन आंसर करने को लड़कों को ज्यादा दिए जाते हैं। नहीं, लड़कियों को भी मौका दिया जाएगा, जनरली दिया जाता है, बोथ कम दिया जाता है कई बार, बट दिया तो जाता है। ये नहीं कहेंगे कि लड़कियों को सिर्फ चेयर टेबल उठाने के लिए दिया जाता है, वो नहीं है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय देयर टीचर्स विद नो डिफरेंस इन द वे देयर एकेडमिक पोटेंशियल इज इवेल्युएटेड। अगर ये होता तो फिर तो इक्वालिटी हो जाती, पैरिटी हो जाती जेंडर, जो कि अच्छी चीज़ है, बट हमको तो नेगेटिव चाहिए था, यानी जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक भेदभाव या असमानता का ऑप्शन या उदाहरण सिर्फ फर्स्ट ही है कि लड़कों को साइंस के लिए मोटिवेट किया जा रहा है और लड़कियों को कला वर्क के लिए या ह्यूमैनिटीज़ के लिए, वो गलत है। वो दोनों में से कोई भी पढ़ सकता है जिसका इंटरेस्ट हो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, यानी एक बाल केंद्रित कक्षा में द रोल ऑफ द टीचर शिफ्ट्स फ्रॉम बीइंग अ नॉलेज प्रोवाइडर टू अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। हाउ कैन अ टीचर बेस्ट फुलफिल दिस रोल, यानी बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका है वो ज्ञान प्रदाता से बदल के, कि जो ज्ञान भरने वाला हो दिमाग में, अधिगम के सूत्रधार, या फिर हम कहेंगे अधिगम का की सुविधादाता के रूप में, कि वो एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए, जैसे एक माली माहौल क्रिएट करता है, अच्छा एनवायरमेंट देता है एक पौधे को, वैसे ही टीचर अच्छा एनवायरमेंट देगा बच्चे को। ठीक है बात, यही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है। अब ये जो रोल है ये कैसे फुलफिल होगा? बाय डायरेक्टिंग ऑल एक्टिविटीज एंड इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली फॉलो द टीचर। ये स्ट्रिक्टली फॉलो द टीचर नहीं, फिर तो बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव होंगे। Creating a learning environment where students are encouraged to ask questions, experiment and take responsibility for their own learning, यानी बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव हैं, स्पेशली बच्चा एक्टिव मिलेगा, वो ऑप्शन सही है, वो बच्चे के पक्ष में है, चाइल्ड सेंटर्ड है। फिर भी थर्ड ऑप्शन देखते हैं, बाय प्रायोरिटाइजिंग द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, सिलेबस सिर्फ कंप्लीट करना है तो टीचर सेंटर्ड हो गई। बाय फोकसिंग ओनली ऑन हाई अचीवर्स, जो फर्स्ट आते हैं बस उन बच्चों पे ध्यान नहीं, बच्चे को सेंटर में रखना है, बच्चा जहां एक्टिव है ज्यादा, वो ऑप्शन सही है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे के पक्ष में है, जो कि सेकेंड ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा और बताइएगा कि क्या कहना चाहता है कवि। क्वेश्चन नंबर 26 है, लैंग्वेज एंड थॉट आर डीपली इंटरकनेक्टेड, यानी विचार और भाषा आपस में डीपली इंटरकनेक्टेड है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ थॉट, विचार के विकास में भाषा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, यानी थिंकिंग को बेहतर बनाती है भाषा। हाँ, वाइगोस्की कहते हैं ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इन अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बट बेसिकली ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज एंड थॉट पहले साथ साथ चल रहे हैं, बाद में जाकर के मर्ज हो जा रहे हैं। तो लैंग्वेज लेकिन थिंकिंग को, आपके कॉग्निशन को बेहतर बनाती है। हाँ, थोड़े से इजी कहेंगे साइमा, ये क्वेश्चन मुझे भी कराते हुए यही लग रहा है, लेकिन हाँ लेंदी है, अगर पढ़ के गलत समझे तो दिक्कत होगी। पहला है, अ चाइल्ड हु हैज अ लिमिटेड वोकैबुलरी स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। अब मुश्किल ही मिलेंगे अब आपको आगे क्वेश्चन, ये लास्ट सेशन मानना जहां इतना आसान आपको लग रहा है। 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि हमारी टीम भी थोड़ा आलस कर रही है क्वेश्चन बनाने में। अ चाइल्ड हु हैज अ लिमिटेड वोकैबुलरी स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इवन दो देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज आर वेल डेवलप्ड, यानी एक बच्चा जिसके पास सीमित शब्दावली है, ज्यादा शब्द नहीं जानता है, उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी, चाहे कॉग्निटिव एबिलिटीज पूरी तरह से डेवलप्ड ही क्यों ना हो सकता है भाई, बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे। अ चाइल्ड यूजेस स्पीच एज अ टूल टू कम्युनिकेट थॉट्स एंड आइडियाज बट देयर इंटरनल थिंकिंग रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय लैंग्वेज। ऐसा नहीं है भाई, लैंग्वेज से आंतरिक जो सोच दिमाग में चल रही है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन है, अ चाइल्ड हु टॉक्स टू देमसेल्व्स व्हाइल सॉल्विंग अ पजल डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ लैंग्वेज कैन हेल्प ऑर्गेनाइज एंड गाइड देयर थॉट प्रोसेसेस।
ये बात भी सही चल रही है। अ चाइल्ड हु डज नॉट स्पीक येट इज स्टिल एबल टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, नहीं है भाई, ऐसा नहीं कहेंगे ये कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क दिमाग वाले कर पाएगा बच्चा जिसने अभी भाषा बोलना ही नहीं सीखा है, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं वाइगोत्स्की। अब देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन पढ़ के, या तो ए होगा या सी होगा, यानी फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, देखते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट आर डीपली इंटरकनेक्टेड, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, हाँ यही कहते हैं वाइगोत्स्की, मर्ज हो चुके हैं एक टाइम के बाद। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ थॉट, ठीक है। Which of the following scenarios best reflects the connection between language and thought in a child's cognitive development, यानी कौन सा एक सिनेरियो है जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है कनेक्शन, संबंध किसके बीच में, लैंग्वेज एंड थॉट के बीच में, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो अ चाइल्ड हु टॉक्स टू देमसेल्व्स व्हाइल सॉल्विंग अ पजल डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ लैंग्वेज कैन हेल्प ऑर्गेनाइज थॉट, बात तो सही है। अ चाइल्ड हु हैज अ लिमिटेड वोकैबुलरी स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, ये यहाँ पे सेट नहीं बनेगा क्योंकि सिर्फ वोकैबुलरी से ही दिमाग का विकास नहीं हो रहा है, थॉट की भी बात हो रही है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ सही है, बाकी के जो ऑप्शन है वो उतने एप्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, या अप्रोप्रिएट नहीं है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, 3 सवाल और हैं इसके बाद। कॉग्निटिव फैक्टर्स सच एज अटेंशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। Which of the following teaching practices is most likely to enhance a child's cognitive abilities and support effective learning? यानी संज्ञानात्मक कारक जैसे कि दिमाग से संबंधित कारक, ध्यान जिसको हम अटेंशन कह रहे हैं, स्मृति यानी अटेंशन मेमोरी, समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता, अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण पद्धति बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और प्रभावी सीखने के समर्थन की सबसे अधिक संभावना है, किसके द्वारा जो है हम ये कॉग्निटिव स्किल्स जो है, मानसिक क्षमताएं जिनको हम कह रहे हैं, संज्ञानात्मक क्षमताएं, अटेंशन मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं, इनको अगर हम देखें इनका प्रभावी ढंग से सीखने में किसकी सबसे ज्यादा संभावना किसके माध्यम से है। पहला ऑप्शन है इन सबको बढ़ाने की, बेसिकली संज्ञान को, मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा, मेमोराइज करा के तो नहीं होगा कि सिर्फ याद करा दो चीजें। ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू एंगेज इन इंटरैक्टिव हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, यानी जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, जहां उसकी थिंकिंग, रिफ्लेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिमाग पे जोर पड़ रहा है तो दिमाग विकसित होगा, सिंपल बात है। जोर का मतलब ये नहीं नेगेटिव जोर। थर्ड है टीचिंग ओनली थ्रू लेक्चर्स, यहाँ पे बच्चा उतना एक्टिव नहीं है, जो एक्टिव सबसे ज्यादा बच्चा सेकंड में ही है, वही ऑप्शन बेस्ट है जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव हो। हाई अचीविंग स्टूडेंट्स पे फोकस करेंगे तो फिर बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे, एवरेज और स्लो लर्नर को भी तो साथ लेके चलना है आपको, सिर्फ गिफ्टेड बच्चे को थोड़ी पढ़ाओगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट अलाइंड विद बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल्स एंड वुड लाइकली प्रमोट स्टूडेंट लर्निंग अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। व्यवहारवादी प्रिंसिपल, ये मैंने जबरदस्ती क्वेश्चन डाला है क्योंकि कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करने वाले आ जाते हैं, नहीं तो व्यवहारवाद आपके सिलेबस में नहीं है। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, लेकिन रिवॉर्ड पनिशमेंट ये नेगेटिव है आपके लिए क्योंकि हम जनरली इसको यूज नहीं करते क्लासरूम में। अगर हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच की बात करें व्यवहारवाद की, तो इसमें रिवॉर्ड, पनिशमेंट, रोट लर्निंग, ये सब इसी की देन है। कंडीशनिंग, ये सारे शब्द इसी से जुड़े हुए हैं जिनसे हमें बचना होता है क्योंकि हम रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते हैं आज की डेट में। ठीक, लेंदी क्वेश्चन, आज टाइम लगा है पढ़ने में। देखिएगा पहला ऑप्शन है अलाउइंग स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हो, बैठ जाओ। अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर सब्जेक्ट्स फ्रीली, प्रमोटिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेल्फ गाइडेड डिस्कवरी। तो यहां तो बच्चा एक्टिव है, बिहेवियरिज्म में बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव आपको नहीं नजर आएगा, रट्टा लगाता हुआ कहीं दिखेगा बेचारा, तो ये तो नहीं है। इंट्रिंसिक नहीं, एक्सटर्नल मोटिवेशन, रिवॉर्ड पनिशमेंट एक्सटर्नल है, यहाँ पे इंटरनल की बात नहीं होगी व्यवहारवाद में। ये व्यवहार के परिवर्तन पे फोकस करता है, रिवॉर्ड पनिशमेंट जैसे भी हो वैसे। यूजिंग फ्रीक्वेंट क्विजेज एंड टेस्ट with immediate feedback to reinforce learning and track student progress। मार्क्स कितने आए, नंबर कितने आ रहे हैं, किसको किससे क्या रिवॉर्ड देकर के, पनिशमेंट देकर के, इन सबसे मोटिवेट करने की बात होती है, ये सही है। एनकरेजिंग, हमें ऑप्शन यहाँ ढूंढना है उल्टा कि जहां बच्चा ना हो एक्टिव, रट्टे लगा रहा हो। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शंस एंड कोलैबोरेटिव, हाँ तो ये तो कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटीज टू क्रिटिकली एनालाइज, जहां बच्चे का दिमाग यूज हो रहा है वो सब यहाँ के लिए नेगेटिव है क्योंकि हमको बच्चा चाहिए जहां वो बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो, वो है सेकंड ऑप्शन में। तो व्यवहारवाद से आपको बचना है, आपको रचनावाद का इस्तेमाल करना है, कंस्ट्रक्टिविज्म का। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा और बताइएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड बेस्ट सपोर्ट विजुअल लर्नर्स इन क्लासरूम सेटिंग। वो बच्चे जो विजुअल लर्नर्स ही होते हैं, दुनिया में लर्निंग स्टाइल्स हैं, सीखने के अलग अलग तरीके हैं, जो 3 लर्निंग स्टाइल्स को हम मुख्य मानते हैं, 3 लर्निंग स्टाइल्स को मुख्य मानते हैं, मैं LS लिख देती हूँ शॉर्ट में। वो क्या है, विजुअल, यानी अगर आपको बोलने की बजाय कोई आपको चार्ट दिखा दे, कोई पिक्चर दिखा दे, कोई मूवी दिखा दे, है ना, तो आप जल्दी सीख जाएंगे। 65% लोग दुनिया में ऐसे ही सीखते हैं, विजुअली ज्यादा बेहतर सीखते हैं जब उन्हें कोई चीज दिखा दी जाए सिर्फ सुनाने की बजाय।
वहीं दूसरे हैं ऑरल या ऑडिटरी भी बोल देते हैं, ये ऑडियो से आया है ऑरल। 35% लोग, सॉरी 30% लोग जो हैं वो आपके ऑरल हैं, यानी श्रवण अधिगम करता है, जो सुन करके अच्छा सीखते हैं, है ना। जैसे सिर्फ आप ये वीडियो सुन लें या अपने दोस्त से कहें भाई सुनिए जरा फटाफट इसका आंसर क्या होगा, तो याद हो जाता है आपको, ये ऑरल हो गया। फिर आता है आपका काइनेस्थेटिक, यानी फिजिकल एक्टिविटी करके ही बच्चा सीखेगा या बेहतर सीखेगा यदि उसे कुछ करके दिखा दिया जाए। 5% लोग ऐसे भी हैं, ठीक। तो ये 3 मुख्य लर्निंग स्टाइल्स हैं, यानी सीखने के सबके अलग अलग स्टाइल हैं। कुछ बच्चे ग्रुप में बेहतर सीखते हैं, कुछ बच्चे देख के बेहतर सीखते हैं। तो विजुअल लर्नर्स अगर कोई है, यानी कोई बच्चा है जो विजुअली बेहतर सीखता है, तो उसका उदाहरण आपको ढूंढना है इन ऑप्शंस में, जो देख के बेहतर सीखे। प्रोवाइडिंग ओरल एक्सप्लेनेशंस एंड डिस्कशंस टू एक्सप्लेन न्यू कॉन्सेप्ट्स। देखिए ओरल एक्सप्लेनेशन का मतलब है सुन करके, मौखिक की बात हो रही है, तो मौखिक तो ऑरल में चला जाएगा या ऑडियो में चला जाएगा, ऑडिटरी में चला जाएगा, ये विजुअल में थोड़ी जाएगा। हमको तो विजुअल चाहिए, यहाँ पे विजुअल लर्नर लिखा हुआ है। ऑफरिंग स्टूडेंट्स विजुअल एड्स सच एज चार्ट, डायग्राम, रिटन इंस्ट्रक्शंस टू हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड द मटेरियल थ्रू विजुअल क्यूज। ये बात सही है, जब आप उनको चार्ट, डायग्राम, संकेत, लिखा हुआ मटेरियल दे रहे हैं तो विजुअल है, विजुअल सामग्री देंगे तो दृष्टिगत सामग्री देंगे तो वो देख करके सीख जाएंगे, ये सही है। थर्ड क्या है, एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। देखो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज तो वो लास्ट वाला है काइनेस्थेटिक, वो तो 5% लोग हैं, यहां से विजुअल पूछा था हमसे। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू समराइज मटेरियल बाय डिस्कसिंग इट अलाउड एंड एक्सप्लेनिंग टू पीयर्स, यानी लाउडली आप डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये तो ऑरल या ऑडिटरी स्टाइल में चला गया अगेन, क्योंकि डिस्कशन सुन करके होगा, तो पिक्चर या चार्ट या कुछ दिखाना वो है सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, 30th सवाल जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 30th देखिएगा। 31 सवाल है टोटल, एक और क्वेश्चन इसके बाद हम एक्स्ट्रा में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 30th क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी, यानी रचनावाद जहां बच्चा एक्टिव है, पियाजे वाइगॉस्की इसी से बिलोंग करते हैं। पियाजे हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, वाइगॉस्की हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो बच्चे को सोशली सिखाने पे फोकस करेंगे, ठीक। पहला है मतलब पूछा क्या है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी दुनिया की समझ वो खुद सक्रिय रूप से बनाते हैं एक्टिविटी करके, बात सही है, अपने अनुभवों और इंटरेक्शन के माध्यम से, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस अलाइंस बेस्ट विद कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल, कहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, वही क्लासरूम कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ जाएगा। आ टीचर प्रोवाइड्स डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, नहीं होता कंस्ट्रक्टिविज्म में कि दिमाग में भर दो, बच्चा और टीचर मिलकर के समझ बनाते हैं। आ टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू वर्क इन ग्रुप्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, यानी बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव यही है। आ टीचर यूजेज अ ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड, ये एकदम बोरिंग हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं है ये, फिर बिहेवियरिज्म टाइप की सिचुएशन हो जाएगी, टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म चाइल्ड सेंटर्ड है। आ टीचर असाइंस इंडिविजुअल वर्कशीट्स दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू मेमोराइज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, रट्टे लगाना हट जाएंगे, सबसे ज्यादा एक्टिव है बच्चा यहाँ सेकेंड ऑप्शन में, जहां वो वास्तविक दुनिया से जोड़ करके मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, एक्स्ट्रा में है, आउट ऑफ 30 ही आप बताइए, चलो 31 बता देना कितने ठीक हुए। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, अगेन रचनावाद से ही सवाल है, द रोल, बहुत सवाल आते हैं रचनावाद से। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द रोल ऑफ द टीचर इज सीन एज अ फैसिलिटेटर, सुविधा दाता है टीचर, जैसे एक माली का काम होता है पौधे को सही एनवायरमेंट देना, वैसे ही टीचर का काम है सुविधा प्रदान करना, जहां बच्चे को दिक्कत हो रही है सारी एक्टिविटीज वगैरह प्लान करके, मतलब एक सही माहौल क्रिएट करना क्लास में, ठीक। देन अ लेक्चरर भी सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं है, एक तरफा बातचीत करने वाला नहीं है, माहौल सेट करने वाला, जहां जरूरत पड़े वहां हेल्प करने वाला भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स दिस फैसिलिटेटिव रोल, कहां है बच्चा एक्टिव और टीचर भी उसके साथ। द टीचर प्रोवाइड्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस एंश्योरिंग दैट स्टूडेंट्स फॉलो अ प्रेस्क्राइब्ड पाथ टू करेक्ट आंसर, तो ये टीचर सेंटर्ड हो गया क्लासरूम, ट्रेडिशनल क्लासरूम हो गया, पारंपरिक चला आ रहा है सदियों से, यहाँ पे बच्चा तो एक्टिव दिख ही नहीं रहा, टीचर, ये तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हो गया, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं आता। फिर आता है द टीचर आस्क्स ओपन एंडेड क्वेश्चंस दैट प्रॉम्प्ट स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली, रिफ्लेक्ट ऑन देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एंगेज इन मीनिंगफुल डिस्कशंस, मीनिंगफुल लर्निंग, एक्टिविटी, ओपन एंडेड थॉट, क्रिटिकल थिंकिंग, जहां भी बच्चा एक्टिव है दिमाग से, शरीर से, मतलब बात बन गई है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है, तो ये बात सही है। टीचर डायरेक्ट स्टूडेंट्स टू कंप्लीट वर्कशीट, सिर्फ वर्कशीट कंप्लीट करने का मौका, इससे कोई भी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, ज्ञान की रचना नहीं हो रही, ये तो रट्टाफिकेशन है। फोर्थ ऑप्शन, द टीचर स्पेंड्स द एंटायर क्लास टाइम गिविंग अ लेक्चर एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू एब्जॉर्ब द इन्फॉर्मेशन, ये भी टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है कि बस दिमाग में भर लें जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है। थर्ड, सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर, कि बच्चों को आप मौका दे रहे हैं अलग अलग दिशाओं में सोचने के, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ओपन एंडेड, जिसका कोई एक आंसर नहीं है, जिसपे आप सोचते रहते हैं या दिशाओं में सोच सकते हैं, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न दे रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग अगेन, जिसमें बहुत कुछ आपको एनालाइज करना है, जस्ट रट के कोई जवाब नहीं आएगा, जिसमें दिमाग पे जोर पड़ेगा, तो बच्चा एक्टिव है सेकंड ऑप्शन में। इसका पीडीएफ आपको अगेन मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और आउट ऑफ 30 लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, और ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे।
आउट ऑफ 31 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो आप बताइएगा। आज के क्वेश्चंस आपको लगे कैसे ये भी बताइएगा, क्योंकि कंपैरेटिवली इजी कहेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल क्वेश्चन सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। अगेन इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट तीनों लेवल के आते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन बल्कि लिमिटेड होते हैं। ठीक, तो आउट ऑफ 30, क्योंकि कंपैरेटिवली इजी कहेंगे बट लेंदी तो थे क्वेश्चन, है ना, लेंदी तो थे। तो ये एक बात हुई, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। परसों मतलब मंडे को मिलेंगे, कल सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे मैं ऑफ ही रखती हूँ यार, मैं एकदम रिटायरमेंट टाइप की सिचुएशन में हूँ। मैं आपके सामने आती भी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो अब जीवन में कुछ तो करना ही है। तो आपके साथ जो है इसलिए मिलना ज़रूरी है, मैं बोर हो जाती हूँ फिर। और मंडे मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो सब तो करेंगे ही। चैनल पे ऑलरेडी मैराथन वगैरह भी हैं ही, वो भी आप देख सकते हैं। सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, सेम चीज़ ही चल रही है। तो मिलेंगे हम लोग मंडे मिलेंगे। कोशिश रहेगी कि कल एक बार मैं सोचूं, बट मुश्किल है। मंडे लेकिन 100 क्वेश्चन करेंगे, 100 वो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज वो वाले 100 करेंगे जो रिपीट होते ही हैं या सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो जिसमें सबसे ज्यादा सीखने को आपको मिलेगा, और आगे जो पेपर आ रहा है उसमें आपको डायरेक्ट हेल्प मिलेगी। 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जिसमें सीडीपी के भी क्वेश्चन होंगे 50, और बाकी 50 में हिंदी और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक, तो ये आपके जितनी भी देर का सेशन होगा, 2-3 घंटे का तो होगा ही। 100 क्वेश्चन है तो 3 घंटे भी लगेंगे ही कम से कम। तो ये मेरी कोशिश है कि 100 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर वो करा दूं, जिनको आप सिर्फ इन 100 को भी अच्छे से देख लें तो काफ़ी हेल्प आपकी हो जाए इन 90 नंबर में। और मैराथन का मैं आपको बताती हूँ जल्दी, 5 तारीख है, उसके बाद ही होगा, उससे पहले तो अभी नज़र नहीं आ रहा है ना। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। कॉमेंट्स में बता दीजिएगा आपके विचार। टेक केयर, गुड नाइट, धन्यवाद, बाय।